लोगों को लगता है कि होम्योपैथी स्लो है। देखिए, होम्योपैथी स्लो नहीं है, होम्योपैथ स्लो है। आंखों में ग्लूकोमा, तो ये होम्योपैथी में इम्पॉसिबल है। किडनी फेलियर, रिस्क ना लें किडनी फेलियर में। लीवर स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लिवेट देती हूँ, फैटी लिवर ठीक हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है होम्योपैथी से। शुगर, मैंने तो ट्रीट किए हुए हैं। बीपी, होम्योपैथी नहीं देती बीपी में। प्रेगनेंसी के दौरान जो चिड़चिड़ापन है, होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। कफ एंड कोल्ड कॉमन है, उसके लिए कोई क्या ले सकता है अगर उसको हुआ है, या फीवर है तो क्या ले सकता है? B22 अपनी किट में रखो, B33 अपनी किट में रखो, फीवो एड सिरप आप वो रखो, थ्रोट एड रखो। होम्योपैथी में वेट कम की दवाई नहीं है। फिर बैठे मैं पिज्जा बर्गर खाऊंगी और वो हर्ब एक्ट करेगी, आप तो उस हर्ब को ही गाली दोगे ना पिज्जा बर्गर खाते खाते। देखो, नाइट शिफ्ट वालों का हिसाब खराब है। ऑटिज्म का मतलब ये नहीं है कि बच्चा आपका अबनॉर्मल है। मेहनत से ऊपर कुछ नहीं है। कि सर्वाइव करना है तो 3 चीजें याद रखना। ईगो कभी मत लेकर जाना किसी भी काम। ये तो सही बात है। कोई भी कुछ भी कर सकता है अगर वो ठान ले सकता है। मेरा मन नहीं था होम्योपैथी करने का। मैं चाहूँगा सबसे पहले कि आप कुछ अपने बारे में बताएं, जो हमारे दर्शक हैं उनको। फर्स्ट ऑफ ऑल शुक्रिया मुझे Thank यहाँ you. इनवाइट करने Thank के लिए। you. हमने पॉडकास्ट से पहले इतनी इंटरेस्टिंग बातें करी हैं, शायद ही अच्छे लोग मिलते हैं, बट आज किस्मत अच्छे लोग मिल रहे हैं। बट मैं डॉक्टर तानिया बख्शी हूँ। आप सबने मुझे होम्योपैथी डॉक्टर बैक्सन के नाम से बहुत जाना होएगा, देखा होएगा, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह। बट कुछ चीज़ें मेरे बारे में जो शायद सब नहीं जानते इज़ दैट मैं एक फैमिली से आती हूँ जहाँ 100 साल से हम सिर्फ होम्योपैथी ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। Oh. मेरे ग्रैंडफादर, आज मेरे फादर जो 70 साल के हैं, वो भी होम्योपैथी में हैं। मेरे ग्रैंडफादर भी थे, हम भी हैं। सो एक बहुत बड़ा लीनिएज आ जाता है, ट्रस्ट आ जाता है होम्योपैथी पे। और एक कहते हैं ना, कनेक्ट आ जाता है कि मैं पली बड़ी होम्योपैथी पे ही हूँ। तो शायद ही लाइफ में कभी एक बार शायद एंटीबायोटिक्स ली होंगी, वो भी मेरे फादर के ना बोलने के बाद शायद मेरी मदर ने दी होंगी कि मेरा बच्चा को घबरा के। बट शायद ही एंटीबायोटिक्स लिए हैं कभी भी लाइफ में, शायद ही पेन किलर्स लिए हैं कभी लाइफ में। Really? नेवर, आई हैव नेवर टेकन अ पेन किलर, Oh, नेवर। that's good. एंड ओनली एंड ओनली जब आई थिंक हमें पता लगता है कि होम्योपैथी कैसे यूज़ करनी है, क्या करनी है, जब हमें नॉलेज मिलती है, हमें शिफ्ट कर सकते हैं। हर बंदा नहीं कर सकता। जो उसको नॉलेज अवेलेबल होगी वो वही करेगा ना। एंड लास्टली टुडे, एज ऑफ टुडे, आई ट्रीट पेशेंट्स अक्रॉस द ग्लोब। तो मेरे पेशेंट USA में भी हैं, कनाडा में भी हैं, कहीं ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, न्यूजीलैंड में भी हैं, हर जगह हैं। सो पेशेंट हर जगह हैं। आई ट्रीट पेशेंट्स एवरीवेयर। एंड एक चीज़ जो शायद आप लोग को नहीं पता इज़ दैट कंटेंट क्रिएशन या पॉडकास्ट पे आना सिर्फ एक पार्ट ऑफ लाइफ है फॉर मी। मेरी बहुत बड़ी लाइफ मेरे कंसल्टेशंस, मेरे पेशेंट्स से जुड़ी हुई है। एंड मेरे डे जॉब विच इज़ मेकिंग श्योर दैट एवरीबडी हैज़ गुड क्वालिटी मेडिसिन, होम्योपैथी मेडिसिन वाया बैक्सन्स, उससे जुड़ी हुई है। लोग समझते हैं दैट जब आपके पास इंस्टाग्राम बड़ा होता है या यूट्यूब बड़ा होता है कि आप कोई काम नहीं करते। बट आई थिंक लोग भूल जाते हैं दैट कितनी रिस्पेक्ट, ह्यूमिलिटी और कहते हैं ना अर्निंग और सेल्फ इस्टीम और आपकी सारी की सारी कोशिश आपकी डे जॉब से जुड़ी होती है, जो हमने बात करी। एंड आई एम अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, सो आई मेक श्योर दैट वो आइडेंटिटी कभी ना छुपे। तो डॉक्टर तानिया, हाँ जी। आपके लाइफ की शुरुआत कहाँ से हुई? कब आपने सोचा कि दादाजी कर रहे थे, पिताजी कर रहे थे, तो बिटिया को कब लग गया कि नहीं मुझे भी करना है ये मतलब कहाँ से आया? देख के आया या कुछ लगा कि नहीं कुछ हो सकता है इसी लाइन में, इसी फील्ड में? मुझे एक्चुअली होम्योपैथी करनी ही नहीं थी। सो होम्योपैथी ऐसा था ही नहीं कि मुझे करनी थी। जब मैं 12वीं स्टैंडर्ड में थी, मैंने कहा मुझे नहीं करनी होम्योपैथी। तब मुझे लगा कि नहीं, बिकॉज मुझे लगता था कि ऑल आवर लाइफ्स हमने डाइनिंग टेबल पे सिर्फ मेडिकल बातें करी हैं।
तो अगर आप बात करते थे कि कुतुब मीनार और इंडिया गेट के बारे में, या कोई भी अपने घर में बात करता था कि खाने में क्या है, पिक्चर कौन सी अच्छी है, हम लोग बात करते थे कि आर्थराइटिस क्या होता है, एक्जिमा और सोराइसिस में फ़र्क क्या होता है। अच्छा, ये घर में बातें होती थी। खाने, 10 डाइनिंग टेबल पर हम, बिकॉज पापा क्लिनिक से आते थे और हमारा वही टाइम तक कनेक्ट करने का, और मेरे पापा को नॉलेज बहुत थी, तो उनको लगता था कि इन बच्चों को तो मैं अभी से सिखाऊं, पढ़ाऊं कि मेरी लाइफ में क्या हुआ, आज मैंने कौन से केसेस देखे। तो हमारी पूरी लाइफ कहीं ना कहीं उसके आसपास ही थी। मुझे अभी तक याद है, वो बताते थे कि एक्जिमा है, सोराइसिस है, अभी बताओ इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे। मतलब हमें 12-13 साल में पता लग गया था कि कैसे किसे क्या करना है। मतलब अनऑफिशियली आपको डॉक्टर बनाने की तैयारी तभी से चली। हाँ, अनऑफिशियली। और कहीं ना कहीं उनकी वो कनेक्ट भी था, पेरेंट और हम सारी लड़कियां हैं फैमिली में। ओके। सो हम बहुत अटैच्ड है अपनी फैमिली, अपने फादर से। एंड वैसे भी लड़कियां फादर से ज्यादा अटैच्ड रहती हैं, ये कहा जाता है। बट हम, हाँ, एक्चुअल में ये बात सही भी हो सकती है। एंड मैं तो ज़्यादा ही अटैच्ड हूँ, मुझे लगता है, बट ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हूँ, बट वो हमारी वैल्यूज़ और हमारे मेकअप में आ जाता है। बट कहीं ना कहीं जब आपने बात करी तो 12-13 साल में हम लोग केसेस ऐसे बता देते थे, एक्जिमा ये है, सोराइसिस ये है। खांसी होती थी तो कभी भी मेरी मदर ने मुझे कोई भी बाहर का कॉफ सिरप नहीं दिया था। हम लोग ग्रो अप हुए हैं आस्थाइड और कॉफिड में, जो होम्योपैथी सिरप्स है ना, तो वो वैक्सीन की सिरप दे देते थे, हम ठीक हो जाते थे, और ऐसा नहीं था हम बीमार नहीं पड़ते थे। अच्छा, बार बार वैक्सीन नाम ही क्यों ले रही है? क्योंकि मेरी ग्रोथ ही वहीं से हुई। मतलब मैंने वैक्सीन को तब देखा है जब पापा ने पहली बारी शायद थ्रोटेड या कॉफेड इंट्रोड्यूस किया था। और पापा की ना एक बड़ी अच्छी बात थी, जब वो कुछ भी बाहर इंट्रोड्यूस करते थे ना, वो हर चीज़ अपने ऊपर ट्राई करते थे। तो अगर वो कॉफेड बाहर जाएगा या कोई बाहर पेशेंट लेगा या बाहर मार्केट में जाएगा, उससे पहले पापा उसको बना के ना, फैक्ट्री से बनवा के अपने आप लेते थे और अपने आप पानी में डाल के कि मुझे कॉफ हो रहा है, अब मैं लूँगा। मेरी मम्मी को ब्रोंकाइटिस था उस टाइम पे। तो आप पहले ये भी बता दीजिए कि वैक्सीन आपसे कैसे जुड़ा है, वैक्सीन की आप कौन है, वरना व्यूअर्स कनेक्ट नहीं कर। मैं वही स्टोरी बता रही हूँ, मैं वही स्टोरी पे आ रही हूँ। तो क्या हुआ, मेरी मम्मी को ब्रोंकाइटिस था, तो उसके बाद क्या, पापा ने जब कॉफेड बनाया तो उन्होंने उनके लिए बनाया कि पापा ने बनाया। हाँ, कि पापा ने फॉर्मुलेशंस बनाई सारी बैठ के कि इसको ऐसे करो ऐसे करो, और फैक्ट्री में जाके सब रेडी किया और फिर मम्मा को दिया। एंड मम्मा ठीक हो गई, उनका खांसी बहुत बेटर हो गया। तो आज तक घर में वही चलता है, अगर किसी को कॉफ होता है तो हम वही लेते हैं। तो वैक्सीन क्या हुआ कि मेरे पापा बख्शी है ना, BAKSHI, मैं भी बख्शी हूँ, एंड हमारा सरनेम बख्शी है, तो वी कम फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड। बख्शी का मतलब जो होता है वो होता है कि बख्शी जनरल। हम पहले ज़माने में जो आर्मी में होते थे ना, उनको जो जनरल होते थे, आर्मी में सीनियर पोस्ट होती थी, उनको बोलते थे बख्शी, लाइक सीनियर ऑफिशियल बोलते थे। तो कहीं ना कहीं वो नाम पिकअप हो गया एंड हमारी सारी लीनेज वहीं से आ गई। और हम एक्चुअली पाकिस्तान में रावलपिंडी से हैं, ठीक है। सो हमारी लीनेज वहाँ की है। तो जब पार्टीशन हुआ, मेरे ग्रैंडफादर यहाँ आ गए, डॉक्टर कृपाल सिंह बख्शी, और उन्होंने बहुत हम्बल बिगनिंग से, क्योंकि वहाँ तो सब ख़त्म हो गया था, यहाँ पे शुरू किया। उन्होंने एक फिक्सो करके कुछ बनाया, जहाँ पे अगर आप सिखिज़म में स्टडी करेंगे, दाढ़ी को हम लोग काटते नहीं हैं, हम सिजर्स वगैरह नहीं यूज़ करते हैं, तो हम उसको बिल्कुल फिक्स कर देते थे, चिपका देते थे ऑलमोस्ट, जो सेफ होता है, राइट। और ठाठा जो काफ़ी लोग बोलेंगे, एक बैंड होता है जो हम यहाँ बांध लेते हैं ताकि वो फिक्स हो जाए। अभी भी कई लोग बांध के देते तो मेरे ग्रैंडफादर ने सबसे पहले वो बनाना शुरू किया, और मेरे अंकल ने सबसे पहले वो बनाया था यहाँ पे पार्टीशन के बाद आकर, क्योंकि यहाँ सिख कम्युनिटी काफ़ी अच्छी थी, और उन्होंने कहा काम तो शुरू करना है ना, कुछ भी करके करें। होम्योपैथी का कोई एच भी नहीं था आसपास पार्टीशन के बाद हमारी फैमिली में उस टाइम पर। अब फिक्सो बना रहे थे तो उस टाइम कहाँ ही होएगा। अच्छा जी, उसके बाद जाके मेरे ग्रैंडफादर ने बोला कि मुझे कलकत्ता जाके होम्योपैथी सीखनी है। तो उनने बोला कि आप 40-45 के हो, आपके 2 बच्चे हैं, एंड आई थिंक तीसरा बच्चा जो मेरे फादर थे उस टाइम हुए भी नहीं थे। तो उन्होंने बोला 2 छोटे बच्चे हैं, पार्टीशन के बाद की बात है, घर पे खाने के लाले पड़े और आपको पढ़ाई करने की प्रॉब्लम हुई, ये शौक चढ़ा है, और आर्मी से रिटायर होना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट की आर्मी की पोस्ट आप रिटायर कर रहे हो, और जी आप जा रहे हो कलकत्ता पढ़ने, वो भी 4-4.5 साल का कोर्स। तो उन्होंने अपने भाई से और सबसे बोला कि मैं खुद
सेल्फ सफिशिएंट होकर अपनी पूरी कमाई खुद करूँगा अपनी एजुकेशन की। एंड मैं जाकर तब उन्हें फिक्सो बनाई, सब किया, सब शुरू किया। एंड कहते हैं ना, मुझे तो बातें ही पता है, हमारे अंकल बताते थे जो उनके पहले बेटे थे, जो मेरे फादर के बड़े भाई थे, कि तान्या हमारे यहाँ 6 महीने में एक बार जब सेल हो जाती थी ना बहुत अच्छी, तब दारजी जो मेरे ग्रैंडफादर हैं मुझसे पूछते थे कि आज क्या खाएगा, तो वो बोलते थे मटन खाएंगे। तो शायद 6 महीने में 8 महीने में एक बार वो मटन खाते थे, क्योंकि वो महंगा होता था। तो इतनी हम्बल बिगिनिंग से उन्होंने शुरू किया। अब उसके बाद वो डॉक्टर भी बन गए, अपनी फैमिली को वहाँ ले भी गए, और कहते हैं ना एक जोश के साथ कि मुझे होम्योपैथी सीखनी है इस उम्र में। उनने सीख भी ली, क्लास टॉप भी कर ली, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर वाज अ स्कॉलर, वो काफ़ी इंटेलिजेंट थे। एंड उसके बाद जाके उन्होंने कॉलेजेस में पढ़ाया एज अ प्रोफेसर। उनकी कहते हैं ना, उनकी प्रैक्टिस इतनी स्ट्रांग होती थी कि अगर आप टाइम पे पर्चा लेके नहीं पहुँचे तो आपका नंबर नहीं आने वाला। अच्छा। और आप शायद ले भी नहीं पाओगे दवाई। लोग दूर दूर से आते थे। डिसिप्लिन्ड आर्मी की तरह ही वो आर्मी, वो कहते हैं ना, मैंने तो देखा नहीं ज़्यादा, बिकॉज मेरे आने से पहले ही चले गए। बट मेरे फादर बताते थे कि मेरे ग्रैंडफादर इतने स्ट्रिक्ट थे कि अगर वो बैठे हैं सामने से कोई बंदा नहीं निकल सकता। अच्छा। कहते इतने स्ट्रिक्ट थे। आर्मी जनरल, कर्टियस, डिसिप्लिन, दे नो क्या कर रहे हैं, राइट। एंड इतने के लड़ाई झगड़ा भी उतना ही स्ट्रांगली वो करते थे, यू नो, इट वाज वेरी वेरी फर्म कि भैया ये होएगा तो ये होएगा ही होएगा। डिसिप्लिन थे। एक जोड़ी कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं था उनके पास। उनके ना वॉलेट में जो नोट होते थे ना, उस टाइम तो 5 रुपए बहुत बड़े चीज होती थी। तो उस टाइम हमारे पैसे चलते थे उस समय, पैसे 50 पैसा चलता 20 पैसे, था ना, 20 पैसे। हाँ। कहते उनके नोट भी क्रिस्प लगे होते थे, एक के बाद एक। ये नहीं होगा कि 50 और 10 एक साथ होएगा, या 50 पैसा या 1 पैसा एक साथ होएगा। मतलब वॉलेट में भी डिसिप्लिन होता था। कहते इतने पर्टिकुलर थे। और मेरी ग्रैंडमदर ने कहीं ना कहीं ये सोचा कि एक बार ना वो जा रहे थे वही नेबरहुड से, तो उनने एक क्लिनिक देखा, बड़ा सुंदर क्लिनिक, किसी और डॉक्टर का था और पेशेंट ही नहीं। तो उन्होंने पूछा कि सरदार जी ऐसा तो नहीं होएगा हमारे साथ कि आप भी पढ़ के आए हो, आप भी क्लिनिक खोल रहे हो, हमारे साथ भी ऐसा हो? कहते नहीं, हमारे साथ रब है, एवरीथिंग विल बी फाइन। एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स उन्होंने क्या किया, 1% ऑफ हिज अर्निंग, और जो हमारी इनकम होती थी क्लिनिक में, जितना भी वो पैसा कमाते थे, उसका 1% जाके वो गुरुद्वारे में देते थे। जो पहले दिन की अर्निंग थी ना, उनने सारी जाके भगवान जी को दे दी थी, गुरुद्वारे में जाके दे दी थी कि आपके भरोसे हम कर रहे हैं एंड ये सब आपका है। दैट इज़, कहते हैं ना, उस फेथ के साथ मेरी फैमिली बहुत आगे बढ़ी है आज। मतलब हम काफ़ी रूटेड हैं अपने डिसिप्लिन में। आज भी अगर गुरु नानक जयंती हो, नहीं हो, कुछ हो, नहीं हो, हमारा फेथ भगवान में या वाहिगुरु में या सिखिज़म में बहुत सॉलिड है। एंड उसी से वैल्यूज़ और ये सब आते हैं। अब जी बात हुई मेरे फादर की, तो मेरी फैमिली में जब ग्रैंडफादर इतने बड़े हो डॉक्टर, तो जी एक बेटा तो डॉक्टर बनेगा ना। तो मेरे फादर ने बोला मैंने नहीं बनना डॉक्टर, ये बहुत स्लो काम है। मेरे फादर डॉक्टर SPS बख्शी, जो आज इतने कहते हैं ना अमिताभ बच्चन है वो होम्योपैथी के। तो उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं करूँगा। तो जी उन्होंने बोला कि मेरा तो एक ही एक बेटा है सनी, तू नहीं करेगा तो कौन करेगा। बस उसी में वो पिघल गए। कहते मैं अपने फादर को निराश थोड़ी कर सकता हूँ। एंड उन्होंने कर ली होम्योपैथी, और नेहरू से उन्होंने होम्योपैथी पढ़ी, नेहरू होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज दिल्ली में, जहाँ पे वो ना ही एक बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, साथ ही एक बहुत अच्छे लीडर भी थे। तो सारे जो न्यू चेंजेस, रेवोल्यूशन लाना, वो सब मेरे फादर ने बहुत अर्ली एज में सीख लिया था कि मुझे लोगों को साथ लेके चलना है, यू नो। और आज भी वो अकेले कोई काम नहीं करते। मैं अभी भी आई हूँ ना, मैं ऑफिस से आ रही हूँ, एंड सारे होम्योपैथी लीग में जितने ब्रांड्स हैं वो सब एक साथ बैठे होते हैं, अभी भी बैठे हुए हैं, बिकॉज माई फादर हैज़ मेड श्योर सब एक साथ चलें। तो मेरे लिए मैंने आज तक यही देखा है। एंड उसके बाद जाके पापा ने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी, एंड उन्होंने अपनी प्रैक्टिस साउथ एक्स में शुरू करी, और सरोजनी नगर में हमारा क्लिनिक होता था। उस टाइम ना लक्स वगैरह नहीं था, कोई हर्बल ब्रांड नहीं था। एंड डॉक्टर बख्शी ने इंडिया का पहला आर्निका शैम्पू बनाया था।
जो आर्निका आपके बहुत फेमस है। यस हाँ वो याद है हाँ बॉटल याद है, ढक्कन। ऑर्डर आते हैं, हाँ बिल्कुल याद है। सो वो बहुत फेमस शैम्पू हाँ, था, बहुत फेमस। मतलब हाँ। आज के टाइम पे जो लोग 40-50 के होंगे उनको पता है कि आर्निका अगर मैं शैम्पू गलत की नहीं क्या उसके वैल्यू है। कैप्सूल भी आते थे, टैबलेट्स आती थी वाइट कलर की, वो बाद में आई। बाद में आई थी, बाद में बाद आई में, थी, बाद पहले में, शैम्पू पहले आता था। शैम्पू हाँ, आता था। हाँ, एंड वो काफ़ी अच्छा, आज भी मैं ये वही यूज़ करती हूँ। उस अच्छा। फॉर्मुलेशन में कोई चेंज नहीं है, अच्छा। सेम। सो आई Continuous। यूज आर्निका एंड आलमंड शैम्पू, वो दोनों ही सनी हर्बल्स के आते हैं। हम्म, एंड सनी, क्योंकि मेरे पापा का नाम सनी था तो सनी शुरू हुआ, सनी आर्निका शैम्पू, जो उनने अपनी शुरुआत शुरू करी। अब जी वो भी बड़े हो गए, उनने भी इतना करियर में ग्रोथ हुआ, शायद उनके हाथों से तो इतने पेशेंट निकल चुके हैं कि वो 4th जनरेशन ट्रीट कर रहे हैं आज। मतलब एक जनरेशन, दूसरी, तीसरी, और फिर आज उनके परपोतों को भी ट्रीट ओह, कर रहे हैं। गुड। तो वही लीनिएज हमारे ऊपर आई। अब जब जी हमारे ऊपर बात आई तो मैंने तो पापा को तब देखा था इन द ग्रोइंग स्टेज, जहाँ पापा मुझसे बहुत छोटी उम्र में बात करते थे कि तान्या हमें ये करना है, हमें ये नहीं करना, हमें क्वालिटी मेडिसिन मैन्युफैक्चर करनी है। तो मैंने कहा इसका मतलब क्या होता है? उस टाइम तो मुझे वैक्सीन का बी भी नहीं पता था। हाँ, तो उन्होंने ना फैक्ट्री भी अपने हाथों से शुरू करी है, मतलब उन्होंने सब कुछ बाय स्क्रैच शुरू किया है। पहला आर्निका का बैच उन्होंने अपने हाथों से खुद बनाया था। ओह, तो मतलब ये, और उनके पास उस टाइम कोई नहीं था ना, तो सब खुद किया था। फैक्ट्री लगाना, फैक्ट्री देखना, इलेक्ट्रिसिटी देखना, फॉर्मुलेशंस देखना, सब। एंड मेरे जो ताया जी थे, जो उनके बड़े भाई थे, वो तो काफ़ी लेट आए थे, जो अभी नहीं है, ही इज़ नो लॉन्गर विद अस बिकॉज वी लॉस्ट हिम इन कोविड। तो Oh, कोविड में, हाँ sad। हाँ। एंड उसके बाद क्या हुआ, जब पापा ने ये जर्नी शुरू करी होम्योपैथी की अपनी, उनने देखा कि बच्चों को भी वैक्सीन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन में जो BAK है वो हमारे सरनेम से आता है। और जो सन्स है वो इससे आता है कि मेरे जो फादर हैं वो सन हैं, एंड उनमें 2 ही बेटे थे, तो उनने कहा बैक सन्स कर देते हैं। तो आज लोग मजाक, ख्याल आता है, इसके बाद ये नाम आया। ये किस साल की बात है, अगर फादर से अगर आपने पूछा हो या जाना हो तो? 1900s की बात है ये, 1970-80s की बात होगी। ओके, अच्छा। वैक्सीन्स, हाँ 70-80s की बात होगी, उसके बाद तो नहीं होगी। तो ये वैक्सीन के तहत पहला शैम्पू ही आया या कुछ? वैक्सीन, सनी आर्निका शैम्पू पहली चीज़ थी, बहुत बहुत बड़ी चीज़ होती थी उस टाइम पे। एंड अभी भी है, अभी बहुत लोगों को अभी देख लेते हैं, अरे ये तो हम यूज़ करते थे, हमें ये भी यूज़ करना है, अभी दो वापस दो। सो वो रिकॉल वैल्यू बहुत स्ट्रांग है, विच मीन्स कि प्रोडक्ट अच्छा था। नहीं होता तो याद नहीं, सस्टेन नहीं कर पाता प्रोडक्ट मार्केट में अगर अच्छा नहीं है तो कोई भी। तो उसके बाद क्या हुआ, जब पापा ने हमें बताना शुरू किया वैक्सीन, हम एक्चुअली, उन्होंने कभी डायरेक्टली नहीं बोला ये वैक्सीन है, ये तुम्हारा है या तुम्हें ये करना है। उनने ना हमेशा, जैसे मैं बता रही हूँ, रात को एक्जिमा सोराइसिस डिस्कस कर लेते थे, हेडेक की दवाइयाँ डिस्कस कर लेते थे। अच्छा, मेडिकल एग्जाम में जाने से पहले सबसे बड़ा एग्जाम तो पापा के सामने देना पड़ता था, और अगर गलत जवाब दे दो तो गए। टीचर से ज़्यादा मार तो वहाँ पड़ेगी। तो पापा मेरे स्कूल में इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे, बट उनको ये था कि कॉलेज में जब डॉक्टरी कर रहे हो ना, जो 5.5-6 साल दे रहे हो ना, उसमें तुम अगर टॉप नहीं करे ना, तो तुम्हारी इज्जत भी निल, मेरी इज्जत भी निल। मतलब मेरे एग्जाम्स में जो वाइवा होता था ना, वो पहले मेरा सरनेम देख के फिर सबसे टफेस्ट क्वेश्चन पूछा जाता था। अच्छा, सबसे, बिकॉज उनको पता था, उनको पता था कि डॉक्टर बख्शी की लीनिएज है, ये डॉक्टर बख्शी के बच्चे हैं, इनको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सवाल पूछो इनको। और लोगों का वाइवा 15 मिनट का, मेरा वाइवा घंटे का। अब जी, अब टॉलरेट करना पड़ता था, बिकॉज आपको, अब आप पोजीशन में, आप क्या कर सकते हो। बिल्कुल। और लकीली कॉन्फिडेंस था, रब की मेहर थी कि पता था, दिमाग था, पढ़ के आए थे। बट मुझे इतना याद है, एक बहुत कोर मेमोरी बताती हूँ। 11वीं 12वीं में ना मेरा मन नहीं था होम्योपैथी करने का। मैंने कहा ये सब जो है मेरे को बहुत, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, बट मुझे होम्योपैथी नहीं करनी। मतलब उस टाइम एग्ज़ाम दो, ये करो, मेरा मन डेविएट हो गया था। मैंने कहा मैं गैप ईयर ले लेती हूँ। मैंने कहा देखी जाएगी। तो पापा ने बोला जी गैप ईयर तो आप नहीं लेंगे, आप एंट्री एग्ज़ाम दो, हो गए पास तो हो गए, किस्मत पे छोड़ो। दे दिया जी, हो गई जी एडमिशन, आ गए जी कॉलेज में। अब कॉलेज में मैं और तमन्ना, मेरी जो सिस्टर है, ट्विन सिस्टर, जब हम जा रहे थे, तो आप ट्विंस हैं? हाँ, हम दोनों नॉन आइडेंटिकल ट्विंस हैं। नॉन आइडेंटिकल। एंड हम जा रहे थे, हमारे आंसू या गिर रहे थे पहले दिन कॉलेज का, और हम ऐसे ऐसे रो रहे थे, क्योंकि बहुत ही एक बिटर स्वीट जर्नी थी। कहते हैं ना, अगर डेस्टिनी ने कुछ बड़ा प्लान किया होता है और आपको लगता है कि हमें ये नहीं करना उस टाइम पे, हमें कुछ और करना है,
योर प्लान जो बोलते हैं, आपका प्लान अगर इतना छोटा है ना, डेस्टिनी और भगवान का प्लान इतना बड़ा है। तो वो भगवान का प्लान था और हम डर डर के तो कॉलेज जा आपको रहे नहीं थे। जाना था तो पेपर ही खराब कर देना था। नहीं ये नहीं नहीं, ये संभव नहीं। नहीं, पापा की इज्जत हाँ। बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए, आज भी अच्छा। बहुत बड़ी चीज है। आपको उस दौरान ये लगा नहीं, कि मैं अगर बचपन से हम्म। बचपन से उस दौरान क्या, हमेशा हमेशा तो मैंने फिर ये कभी उसमें भी ये इज्जत का ख्याल नहीं, जिसमें ये दिमाग में आ रहा था कि नहीं मुझे होम्योपैथी नहीं करना। नहीं, उस टाइम इज्जत की बात नहीं थी, उस टाइम जिद थी। उस टाइम जिद थी, अच्छा। उस टाइम इज्जत नहीं थी। इज्जत दे के जिद लेना, उस टाइम लेनी थी कि भैया जिद है मेरी, बट वो जिद थी ना, वो बहुत टेम्पररी थी, क्योंकि भगवान का प्लान बहुत बड़ा था। तो आपने तो कुछ बहुत प्लान बड़ा किया था। होगा अपने लिए कि मैं ये नहीं, अगर मैं होम्योपैथी नहीं तो मैं कुछ और करूँ। तो आपका प्लान क्या था उसमें आपने So, उस टाइम हाँ। मैंने बहुत जल्दी काम करना शुरू कर दिया था। 18 साल की उम्र में मैं एनजीओ रजिस्टर करके ऑफिशियली चला रही थी। ओह तो मैं ग्रेट। इंडिया और दिल्ली के काफ़ी टॉप स्कूल्स के साथ काम कर रही थी ऑन पॉजिटिव मेंटल हेल्थ। सो आई स्टार्टेड यूनिवर्स व्हिच इज़ YOUNIVERSE ऑन पॉजिटिव मेंटल हेल्थ फॉर किड्स एट अ वेरी यंग एज। तो मुझे पता था कि मुझे ये अपस्किल करना है, मुझे अभी होम्योपैथी को थोड़ा ब्रेक देना है। ओके। तो मेरे को बहुत मन था सोशल सर्विस का, एजुकेशन का, कि मैं बच्चों को सही या गलत बताऊं, और एजुकेशन मेरे को बहुत मायने रखती थी, और सोशल सर्विस आई रियली लाइक्ड। 19 साल की उम्र में आई स्टार्टेड वर्किंग, 18-19 साल की उम्र में, एंड रजिस्टर भी कराया, गवर्नमेंट पेपर्स सब किया, ऐसे, एंड आई बिकेम प्रॉब्ली इंडिया के कुछ चंद फ्यू सोशल एंटरप्रेन्योर्स में से एक, जो 19 साल में एज ए टीन एंटरप्रेन्योर मैंने रजिस्टर कर लिया था, That's काम good. शुरू कर दिया था। ग्रेट। दैट्स वेरी गुड, हाँ। बट प्रॉब्लम ये थी कि होम्योपैथी। होम्योपैथी प्रॉब्लम ये थी कि अब इसका क्या करें। हाँ। तो क्या हुआ, बीच बीच में हम प्रोजेक्ट्स कर रहे थे, फिर एजुकेशन आई, तो काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन हो गई। कोविड के टाइम पे जितना बड़ा ऑनलाइन शिफ्ट हुआ किसी ने नहीं देखा। नहीं देखा था। तो हमने काफ़ी काम किया ऑन पॉजिटिव मेंटल हेल्थ ऑनलाइन। तब हमें पता लगा कि कभी भी अगर कोई चीज़ चाह रहे हो या करना चाह रहे हो, एक ही रास्ता नहीं है। जैसे हमने मीडिया की बात करी थी, हाँ बिल्कुल। रास्ते बहुत हैं, बस अपने लिए कन्वीनियंट बनाना सीखो। तो ये हमने किया, ये मैंने किया, एंड कई लोगों के साथ काम किया, कई सब कुछ किया, एंड होम्योपैथी कर ली। अब फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी फिजियोलॉजी का एग्ज़ाम देना बच्चों का खेल नहीं था। अच्छा, क्या ये, अगर मैं इसको सामान्य भाषा में समझना चाहूँ दर्शकों के लिए, तो क्या है ये जो आपने बताया टर्म? एनाटॉमी, हाँ, टर्म यूज किया जो। हमारे सारे बॉडी में जितने भी बोन्स हैं, उनके सबके अटैचमेंट के कौन सा मसल कहाँ होता है। ओके। सो यहाँ पे स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड होता है। अब वो कहाँ से अटैच होता है, कहाँ पे खत्म होता है, एक एक मसल, एक एक लिगामेंट आपको पता होना चाहिए कौन सी बॉडी में कहाँ होता है, कहाँ अटैच होता है। शोल्डर जॉइंट का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जी बोन्स हैं, कौन सी बोन्स है, कौन सी अटैचमेंट है। ACL टीयर कहाँ होता है, ACL का पोस्टीरियर PCL और ACL कहाँ होता है। और अब ACL जो हम बोलते हैं बहुत कॉमन लैंग्वेज में, फट जाता है लिगामेंट, लिगामेंट टूट गया, बोला टूट गया, कम हो जाना, वो कहाँ होता है, उसकी अटैचमेंट कहाँ होती है, पटेला कहाँ होता है, सब सीखने को एनाटॉमी में मिलता है। अगर आपकी एनाटॉमी वीक है तो आप कभी आगे मेडिसिन में ठीक कुछ कर ही नहीं सकते। सर्जरी क्या पढ़ोगे जब एनाटॉमी नहीं आती? डॉक्टर नहीं बन सकते अच्छे आप। तो रोते रोते तानिया गई और सब सीख गई। रोते रोते गई, और उसके बाद फिर मैंने देखा कि क्लास में ना मुझे ना टॉप आना था, और मैंने कहा यार अब तो आ गई हूँ, अब नाक तो कटवा नहीं सकती, और ना ही पापा की नाक कटवा सकती हूँ, और ना ही अपनी। अब जब आ गई हूँ तो कोई मुझे कुछ ना कहे, इसके लिए तो मुझे टॉप पे आना पड़ेगा। यू विल नॉट बिलीव मी, मुझे अभी तक याद है, हम लोग ना बेड पे कभी सो बेसिकली मैंने अभी तक याद किया है, हम बेड पे पढ़ नहीं सकते थे कोई भी। क्यों? हम ज़मीन पे पढ़ते थे, ठंडी ज़मीन पे। अगर आप ठंडी ज़मीन पे बुक खोल के पढ़ते हो, भले आप लेटे हो और लेटे हो, आप बैठे हो, आपको नींद नहीं आएगी। कंफर्ट नहीं है ना। कंफर्ट नहीं है ना। हाँ। तकिया नहीं होता था मेरे पास, कुछ नहीं। मैंने लिटरली ज़मीन पे, कहते हैं ना, लेट के, ठंडी ज़मीन पे, नवंबर दिसंबर के टाइम पे ऐसे लेट के पढ़ाई करी, क्योंकि मेरे को नींद ना आए। तो मुझे याद है मैंने इतनी मेहनत करी थी, इतनी मेहनत करी थी, कि मैंने शायद कुछ नहीं छोड़ा होएगा, और कुछ भी नहीं, टू मेक श्योर दैट पापा और मैं और टॉप, और किसी की मुझे सुननी नहीं थी कि भैया कोई भी आए, कुछ भी बोल दे। और तो इसलिए मैंने टॉप भी कर लिया था फर्स्ट ईयर। टॉप? हाँ, टॉप किया था। सो आई टॉप माय फर्स्ट ईयर। टारगेट अचीव हो गया। थर्ड ईयर भी टॉप, थर्ड ईयर में सेकंड आई थी, और फोर्थ ईयर फिर मैंने टॉप किया था।
तो मैंने बहुत मेहनत करी, उससे मेरे को बहुत सीखने के लिए मिला। मेरे को सीखने के लिए मिला कि मेहनत से ऊपर कुछ नहीं है। मैंने बहुत, कहते हैं ना, घिसाई, उस टाइप की घिसाई करी थी कि सिर्फ सीखो सीखो सीखो, करो करो करो। डायग्राम में 12 क्रेनियल नर्व्स कौन सी थी, क्या था, मेरे रात रात सपने में आता था। यू नो, सो आई फील लाइक कोई भी अगर डॉक्टर है ना यहाँ पे, या कोई डॉक्टर की ट्रेनिंग कर रहा है, उसको पता है कि वो जंग लड़ने जा रहा है। उस टाइम ना आपका कोई रिश्तेदार, कोई फ्रेंड, कोई फैमिली फंक्शन, कुछ मैटर नहीं करता। और एक बार ना वो अपने अंदर से ज़ील आ जाती है ना, आपको कोई ट्यूशन टीचर, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे इतना उस टाइम ज़ील था एक्सेल करने का, वो कभी ख़त्म नहीं हुआ। एंड लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो बख्शी का कब वैक्सीन बन गया, कब मैं डॉक्टर बन गई, कब मैंने वैक्सीन पे आने का ठाना। एक्चुअली मैंने वैक्सीन पे आने का कभी ठाना भी नहीं था। मैं हाँ वही पूछना था कि आपने ये भी जॉब बहुत भी बड़ा की। शिफ्ट हाँ था। की। सो मैंने कोविड के टाइम पे 4th ईयर जो अपना निकाला, वो कोविड में था। और उसको निकालने के लिए जो कोर्स 5.5 साल का था, वो 6.5-7 साल का हो गया था, क्योंकि कोविड आ गया था ना, एग्जाम्स नहीं एक्सटेंड हो हो गई सकते थे, चीजें। सब एक्सटेंड हो गया। जो एग्जाम फरवरी में होना चाहिए था, वो नेक्स्ट ईयर जाके हो रहा है, यू नो। सो हुआ ही नहीं ठीक तरीके से। अब जी आप क्लास में भी पढ़ रहे हो, आप घर में भी पढ़ रहे हो, घर में कोविड भी देख रहे हो। उस टाइम मेरे अंकल की डेथ हो गई थी, जो मेरे फादर के बड़े भाई हाँ, थे। अभी बताया और आपने। वो मेरे बिजनेस में, मेरे जो आज मैं बिजनेस लीड करती हूँ, उसमें उनका काफ़ी योगदान था, मिस्टर MPS बख्शी। एंड लोग उनको जानते हैं, अगर कोई होम्योपैथी फ्रेटर्निटी में वैक्सीन को जानता है तो वो मिस्टर बख्शी को जानते हैं। मेरे फादर के बड़े भाई थे, उनका बहुत योगदान था। उनकी डेथ हो गई। मैंने अपने फादर को पहली बार ना तब रोते हुए देखा था। मैं अपने फादर को कभी रोते हुए नहीं देखा। एंड कल ही मैं बता रही थी कि आप इंसिडेंटली इसी महीने 4 साल पहले उनकी डेथ हुई थी। एंड कल ही मैं किसी को बता रही थी कि उनका योगदान मेरी लाइफ में कितना बड़ा था। उनकी जैसे ही डेथ हुई ना, एंड मैंने देखा कि कहीं ना कहीं पापा को पहली बार मैंने रोते हुए देखा था। एंड मेरे फादर पब्लिकली रोते नहीं हैं, सबको पता है। एंड आदमी का ऑरा भी होता है ना, वो आँख से आंसू आने नहीं देता, पत्थर बना देता है। फिर बस उसके बाद जी I just felt like अब मेरे पापा के साथ कौन है। तो मुझे 4th ईयर में जब मेरा मेडिसिन ख़त्म हो रहा था, मैं ऑलरेडी ऑफिस जाना शुरू कर गई थी। तो मेरे सुबह कॉलेज होता था, उसके बाद मैं ऑफिस जाती थी। हमारा ऑफिस उस टाइम ओखला में होता था, दिल्ली ओखला में। मैं जाती थी 3 घंटे, वहाँ सिर्फ वर्किंग देखती थी, क्या हो रहा है क्या नहीं। एंड चीज़ें समझी, गलत चीज़ें जो होती थी वो समझी, क्या होता है क्या नहीं होता, हर चीज़ समझी, सिर्फ जाके देखा। और पापा का कहीं ना कहीं सपोर्ट बना। घुसी, चीज़ें पता लगी कि ये कैसे होता है, ये क्या होता है, रिपोर्ट्स क्या स्टडी होती हैं। एंड शायद मैं कितने साल की होंगी, 22 साल की होंगी, 22 थे, हाँ 22 साल की थी, 21-22 की होंगी। जब उस टाइम सिर्फ सीखा, फिर उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिए, फिर मैंने इंटर्नशिप ख़त्म करी। इंटर्नशिप में भी ऐसा होता था कि मैं आधे टाइम यहाँ ऑफिस में होती थी पापा के साथ, आधे टाइम में सीख रही होती थी क्लिनिक में कैसे क्या करना है। तो मेरे पापा बोलते थे कि तान्या तू यहाँ पे इतना टाइम देती है, क्लिनिक में टाइम नहीं देती, तो अपनी प्रिस्क्रिप्शन ठीक कर। मैंने कहा वो हो जाएगी, नॉलेज अच्छी थी ना, मैंने कहा वो हो जाएगी, आप टेंशन मत लो। अब टॉपर थी। हाँ टॉपर थी। और मुझे ग्रास्प करने में, मैं आज भी बता रही हूँ, मेरे पेशेंट अलग होते हैं, पापा के पेशेंट अलग होते हैं। हम एक साथ प्रैक्टिस नहीं करते हैं, क्योंकि मेरी प्रिस्क्रिप्शन अलग है, उनकी प्रिस्क्रिप्शन अलग है। जब मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं तान्या का प्रिस्क्रिप्शन तान्या ही देखेगी, उसको पता है वो क्या कर रही है। तो यू नो, तो उस टाइम मुझे पता यार बना लूँगी, पर मुझे पता था यहाँ कोई देखने के लिए नहीं है। तो बैक सन्स में डॉटर्स कब आ गई पता ही नहीं लगा। और आई थिंक उसके 2 साल बाद मेरी बहन ने शादी कर ली, एंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई। तो और रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई, शिफ्ट हो गई, क्योंकि जो शायद उस टाइम 60-40 थी, वो अब मेरे ऊपर शायद 90-10 हो गई। एंड उस टाइम तक मैंने सीख लिया था कि सर्वाइव करना है तो 3 चीज़ें याद रखना। सबसे पहले तो क्वेश्चंस आस्क ऑलवेज। जितने क्वेश्चंस पूछोगे ना, उतना सीखने के लिए मिलेगा। तुम जिस पोजीशन और पावर से तो आ रहे हो, यू आर कमिंग एज द ओनर्स डॉटर, पर तुम्हें कुछ पता नहीं है, पता नहीं। तो पूछो क्वेश्चन। और ह्यूमिलिटी रखो कि
कोई अगर ये भी बोल देना तुम्हें पता नहीं है, मैंने कहा हाँ तभी तुम आप हो ना यहाँ पे। इसलिए तभी तान्या तो ने मैं आपसे आते ही पूछती हमसे हूँ। पूछा कि 3-3 सवाल आप बताइए क्या सीखा आपने? सीखने के लिए मिलता है सर। एग्जैक्टली। और सर दूसरी बात जो मैंने सीखी, ईगो कभी मत लेकर जाना किसी भी काम में, ये तो सही बात है। कभी भी ईगो नहीं। किसी को ईगो होना भी नहीं चाहिए। ईगो तो इंसान को मार देता है, ख़त्म कर देता है, और ये हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे। एंड ईगो हमेशा हमारे स्टेटस या हमारी गाड़ी या हमारे इससे डिटर्मिन नहीं होता। आप जितने हम्बल रहोगे उतना आपको सीखने के लिए और ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये मैंने देखा। तो आज भी even though I'm in a very good position where I run the company with so many employees and so many people working so hard, जिन्होंने अपनी 30-40 साल ज़िंदगी के दिए हैं यहाँ पे, वो मेरी फैमिली है। तो आज मैं सोच रही थी कि यार अगर कल को कोई फंक्शन होता है तो सबसे पहले मैं किसको बुलाऊंगी? ये फैमिली है ना मेरी। बिल्कुल। जो मेरी अकाउंट्स टीम में 30 साल से लोग बैठे हैं वो मेरी फैमिली है ना। या वो फैमिली है जिन्होंने मेरे साथ रोज़ डेटा डिस्कस किया है 3-3 4-4 घंटे ना। तो मेरे लिए ये फैमिली है और मैं इसको बहुत क्लोज रखती हूँ। मतलब अगर मेरी किसी को भी यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होती है ना बैक्सन में, उनकी आज किसी की वाइफ को ना हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो मैंने अभी गाड़ी में आके पूछा, मैंने कहा आपकी वाइफ का क्या सिनेरियो है, उनको डेंगू हुआ है, क्या चल रहा है क्या नहीं। आई एम वेरी अटैच्ड टू माई पीपल, आई एम वेरी फियर्स अबाउट दैम, आई एम वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट माई पीपल, वेरी प्रोटेक्टिव। एंड आई मेरी, अब मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, मैं हिंदी में वापस बोलूँगी। मुझे बैक्सन के लोगों से, और बैक्सन के लोग जो वहाँ पे हैं, मुझे बहुत प्रोटेक्टिव एक फीलिंग आती है उनकी तरफ। अब वो मेरी फैमिली है और अपनी फैमिली को आप हमेशा प्रोटेक्ट करते हो। तो आपकी इस जर्नी में कहीं कोई ऐसा पड़ा हुआ है कि नहीं, किसी ने कहा कि क्यों कर रही हो, मत करो, हाँ, छोड़ दो? हाँ आया। मेरे जीजा जी ने बोला था, जो मेरी कज़न जीजा जी है, जब मैं सबैटिकल या सोच रही थी कि मैं सबैटिकल लेकर के, हाँ गैप ईयर, हाँ हाँ ले लो, डेफिनेटली ले लो, कोई ज़रूरत ही नहीं है, कुछ और कर लो, जो तुम्हारा मन करे वो कर लो। तो होम्योपैथी नहीं करनी, होम्योपैथी मत करो। तो मेरी जो एक और बहन है ना, हमारे मैंने बोला हमारी फैमिली में सारी लड़कियां हैं और सारे डॉक्टर्स हैं और सब होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं। फेमिनिज्म तो आज शुरू हुआ था, बट ट्रू फेमिनिज्म हमें तब पता लगा जब पापा ने हमारी फैमिली में सब लड़कियों को डॉक्टरी कराई। उससे क्या हुआ, डॉक्टरी कराई, क्लिनिक में बिठाया, सब आज अर्न कर रहे हैं। उनकी फैमिली में कुछ भी हुआ हो, किसी का डिवोर्स हुआ हो, किसी की सिंगल सेपरेशन हुई हो, कोई सिंगल है, किसी ने शादी नहीं करी, किसी का बच्चा हो गया, उसको उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, वो सब आज अर्निंग है, सब इंडिपेंडेंट है। और फेमिनिज्म का ट्रू मतलब ना ये है एक आदमी की तरफ, कि वो अपने बच्चों को और अपनी फैमिली में जो लड़कियां हैं, चाहे वो उनकी वाइफ हो, कोई भी हो, बच्चे हों, सिस्टर्स हों, उनको इनेबल करे कुछ करने की। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो मैंने सीखी। बातें तो बहुत होती हैं ये जेंडर इक्वालिटी की, लेकिन अगर ये है तो ये ट्रू मायने में यही है। मतलब मेरी फैमिली में कोई ऐसा है ही नहीं लड़की जो आज काम नहीं कर रही और जो अपने बलबूते पे खड़ी नहीं हुई, जिसकी खुद की प्रैक्टिस नहीं है होम्योपैथी की। इसीलिए हम आपसे बात कर रहे हैं कि जो लड़कियां हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो करना चाहती हैं कुछ होम्योपैथी या जो भी अपने दम पे लाइफ में कुछ करना चाहती है, वो एक इंस्पिरेशन होता है उनके लिए। इसलिए आपको बुलाया यहाँ बात करने के लिए हमने, कि सुन करके थोड़ा मोटिवेट करेंगे, मोटिवेट करेंगे उन्हें ये कि आप कुछ भी कर सकती हो। कोई भी कुछ भी कर सकता है अगर वो ठान ले सकता है। मैंने पापा को जब सोशल मीडिया वर्ल्ड के बारे में बताया ना कि पापा ये भी है, आप इस पे वीडियोस डालो, बताओ लोगों को कि आप कैसे मेडिसिन देते हो, जो क्लिनिक में देते हो बताओ लोगों को पता होना चाहिए। मैंने कहा क्या बकवास है, कहते तुम क्या कर रहे हो, इसमें मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है। एक बार उन्होंने लाल स्वेटर पहन के ये बता दिया कि कोल्ड में B22 और कॉफ में B33 लेते हैं, जो आज तक मैं खुद लेकर आई हूँ। मुझे सुबह कोल्ड था, हमारे ऑफिस में AC अच्छा चल रहा था और मुझे हो गया कोल्ड, और मैंने उस टाइम B22 ली, पानी में बोला प्लीज़ गर्म पानी में डाल के दो, अभी मुझे छींके नहीं है, मेरा कोल्ड नहीं है, मेरे नेजल पैसेजेस ओपन है एंड आई एम एब्सोल्युटली फाइन। और मैं अभी 10-15 मिनट की जर्नी होगी मेरी आपके मेरे ऑफिस से यहाँ तक। तो दिस इज हाउ फास्ट कहते हैं ना होम्योपैथी काम करती है। मैं अभी लेकर आई हूँ एंड आई एम एब्सोल्युटली फाइन। इसी पर मेरा सवाल है कि आपने बताया कि आप लेके आए, 15 मिनट्स में आपको रिलीफ हो गया, लेकिन लोगों को लगता है कि होम्योपैथी स्लो है, पता नहीं असर होता है नहीं होता, ये मिथ है, क्या है, ये जानना चाहता हूँ। देखिए होम्योपैथी स्लो नहीं है, होम्योपैथ स्लो है। सो अगर आप फर्क दोनों में दो चीज़ लेमैन के लिए, एक होम्योपैथी मेडिसिन अगर आप अच्छी क्वालिटी की लें, जो जिसके वेरीफाइड रिजल्ट्स हों, जैसे आपने सुना हो कि यार ये मेडिसिन जल्दी ठीक कर देती है, ये मेडिसिन ले लो। अब जैसे B22 B33 चल रहा है, राइट, और अच्छा चल रहा है क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि नहीं काम करता है, और अब एक्चुअल में मेरे ऊपर भी काम कर रहा है, हम सब यही लेते हैं, राइट।
एक एफिकेसी वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ इज़ डॉक्टर जो होम्योपैथ है वो फेल हो सकता है, होम्योपैथी फेल नहीं हो सकती। मतलब अगर एक डॉक्टर है, होम्योपैथी डॉक्टर है, उसने आपको कैलेंडुला 30 दे दी, ठीक है, उसने आपको दे दी, आपके ऊपर वो काम नहीं करी हीलिंग में, ठीक है, तो उसमें कैलेंडुला की गलती हुई, डॉक्टर की गलती हुई, डॉक्टर की गलती हुई, देने वाले की गलती है ऑब्वियसली, क्योंकि डॉक्टर ने ये नहीं देखा कि शायद मेरे को ज़्यादा डोज देनी है या मुझे कम देनी है या मुझे एक्सेसिव देनी है या मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है ताकि इसकी इंटेंसिटी पेशेंट की डिजीज़ की कम हो जाए, राइट। ये चीज़ें होम्योपैथ पर डिपेंड करती हैं। अब आप पूछेंगे कि क्या होम्योपैथ इतने अच्छे हैं नहीं कि वो अच्छी दवाई दे सके? हाँ, ये सवाल तो बनता है कि ऐसे ही कुछ भी लिख दिया, क्वांटिटी सब्सक्राइब कर दिया, ऐसे नहीं हो सकता ना। सब्सक्रिप्शन तो सोच के देख करके देते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, होम्योपैथ्स को जो ट्रेनिंग दी जाती है तो लाइव ट्रेनिंग और अच्छे कॉलेजेस बहुत कम हैं। मतलब आज तक मैं बोलूँगी मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे पास मेरे पापा थे ये सिखाने के लिए कि जब भी एक्ने होता है तो ये वाली मेडिसिन मत भूलना, राइट। अब आप सोचो कि कोई बच्चा डॉक्टरी कर रहा है, लेमैन है, उसको कैसे पता लगेगा कि कौन सी दवाई किस में देनी है? वो तो एक्सपेरिमेंट कर करके देगा ना। तो आप उसके लिए वो कैलेंडुला 30 की एक्सपेरिमेंट हो, एग्जैक्टली गिनी पिग बन गया। अब उसने देख लिया कि भैया आप पे एक्ने करिए, वो 2 और में दवाइयाँ देगा आपको। सो माय क्वेश्चन इज कि पहली बार अगर आप कोशिश कर सकते हो, वेरीफाइड डॉक्टर्स के पास जाओ जिनमें वेरीफाइड अच्छे रिजल्ट्स हों। उससे क्या होता है कि आपको विश्वास आता है। अब उन बच्चों की क्या गलती, वो तो कोशिश ही कर रहे हैं ना, जो नए बच्चे हैं जो आ रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, राइट। तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप चूज होम्योपैथ सही तरीके से करो, उसमें कुछ गलत और सही नहीं है। आज कई ऐसे होम्योपैथ्स हैं जो अकेले बच्चे थे एंड उनने अपनी प्रैक्टिस खुद बना ली है। अब क्या होता है, आप ये भी मानिए दैट हमारे देश में होम्योपैथी का और आयुर्वेदा का ऐसा चलन होता है कि ए बच्चा है ना, तूने अभी डॉक्टरी करी ना, मेरे को 2 दवाई दे, 2 दवाई दे, मैं वो दवाई फ्री में, तेरे को पैसे नहीं देंगे, तू फ्री में दे दे दवाई। अब ये एक चलन है हमारी कंट्री में। अब आपको लगता है ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। प्रोफेशनलिज्म जब तक नहीं होगा तब आप तक प्रोफेशनल हो ही नहीं अपने तरीकों प्रोफेशनल में। नहीं है, बिल्कुल। आप केस हिस्ट्री ठीक से नहीं ले रहे, कुछ ठीक से नहीं कर रहे, आपने कोई टेस्ट नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, आपने दवाई ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आप किसी भी एलोपैथ के पास जाइए, सबसे पहले वो कहते हैं कि आप टेस्ट डायग्नोस्टिक्स, हाँ डायग्नोस्टिक्स, बिल्कुल। आप कैसे होम्योपैथ के पास जाके कहेंगे बिना टेस्ट के मुझे 4 दवाइयाँ दे दो? मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, मैंने हेयर पे बहुत काम किया है, बहुत काम किया है हेयर ग्रोथ में, एंड मेरे पास काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। अब कल एक पेशेंट ने मुझे मैसेज किया कि मैम मेरे को बताइए हेयर की क्या दवाई लूँ। मैंने कहा मैं आपको कोई सप्लीमेंट नहीं दूँगी। कहते नहीं मैम आपको देना पड़ेगा मुझे ये बार। मैंने कहा नहीं दूँगी। कहते क्यों? मैंने कहा टेस्ट का है। कहते मैम वो 6 महीने पुराना टेस्ट कराया था ना, वही देख लो। 6 महीने पुराना टेस्ट आज की बॉडी पे मैं देख लूँ और दे दूँ दवाई? मैंने कहा सॉरी, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता है ना। मैं अब सोचो, बाल गिरने का रीज़न सिर्फ एक नहीं होता, B12 डेफिशिएंसी, थायराइड, स्ट्रेस, आयरन, फेरेटिन। अब आप सोचो कि कोई भी आप किसी के भी पास जा रहे हो, जी आपको हेयर फॉल है, चलो एक दवाई दे देते हैं, और उसमें आपने ये तो टेस्ट किया नहीं। मेरे बाल गिर गए, मैं तो इसलिए किसी के पास गया भी नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब क्या करा जाए। नहीं, मैं सच्ची बता रही हूँ। इसके बाद मैं आपको ट्रीट करती हूँ एंड इट इज़ ऑन अस। अब मैं आपको ट्रीट करती हूँ। हम रीग्रोथ पे और हेयर फॉल पे काम करते हैं पहले। ओके। और एक बाल उगने में एटलीस्ट 6 महीने लगते हैं। 6 महीने पूरा आपको दिखने में, उगने में उतना लगेगा। आप अगर याद करते हो 3 महीने में तो 1 सेंटीमीटर की ग्रोथ होती है। हाँ, बहुत स्लो है। 3 महीने में 1 सेंटीमीटर कितना होता है? हेयर प्लांट का खर्चा मैं ट्रांसप्लांट के लिए बचा लिया, मुझे लगता है। मैं सोच रहा ट्रांसप्लांट करूँगा, लेकिन आपसे मुलाकात होगी तो अच्छा हुआ। मैंने तो रोके हैं काफ़ी पेशेंट। अब कल एक पेशेंट कहता है बाल आ गए उसके, पूरे बाल वापस आ गए हैं उसके, बाल घने हो गए हैं पेशेंट के, वो बिल्कुल हेयर फॉल वाली स्टेज थी उसके, मैं बिल्कुल चॉप्ड क्रॉप्ड थे। अब उसको चाहिए मैम ये ना मेरा माथा इतना कर दो। कैसे कर सकती हूँ? जरा बताओ। बाल आ गए सारे, मतलब आपके इलाज के बाद कितने महीने लगे होंगे? उसने लगाए। वो पेशेंट बहुत अच्छा है। वो पेशेंट इतना अच्छा है कि वो रोज हर महीने फॉलोअप अपने आप करता है। बिल्कुल डेडिकेटेड पेशेंट। डेडिकेटेड पेशेंट है वो। मेरा सबसे अच्छा पेशेंट है। वो महाराष्ट्र का पेशेंट है। मैं उसको ऑनलाइन देखती हूँ, मैं कभी उससे मिली भी नहीं हूँ। और उसकी रिपोर्ट सारी ट्रांसफॉर्मेशनेबल है। मतलब इतनी अच्छी ट्रांसफॉर्म हुई है उसकी रिपोर्ट्स, एक्सीलेंट रिपोर्ट्स। उसको लगे 6 महीने सिर्फ चीज़ें बेटर होने में, उसको ग्रोथ दिखने में। आज साल हो गया होगा, ही इज डूइंग मच बेटर। उसको कोई जरूरत नहीं है, उसको मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, बट उसको लेनी है। नहीं है जरूरत। आज आपने अभी जब हम बात कर रहे थे आपके इंट्रो में, आपने कहा कि यू नेवर टुक पेन किलर, एंटीबायोटिक्स, कुछ भी।
नहीं लिया कभी। नहीं। तो क्या ये होम्योपैथी में इसका सब्स्टिट्यूट है कि किसी को पेन है या बुखार है, एंटीबायोटिक जैसे वो लेते हैं, तो क्या ऐसा होता है? मैंने एंटीबायोटिक का सब्स्टिट्यूट, देखिए एंटीबायोटिक्स होती क्या है, एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन, मतलब जो आपकी बॉडी में बैक्टीरिया है, बुरा या अच्छा, हम उसको मार देंगे, ठीक है। अब आपकी बॉडी में कितना बैक्टीरिया है, अच्छा बैक्टीरिया भी है जो आपकी स्किन में है, बुरा बैक्टीरिया भी कभी कभी इन्फेक्शन से बन जाता है। एंटीबायोटिक बुरी नहीं है, बट उस केस में दी जाए जहाँ वो एक्चुअली ज़रूरतमंद है। अगर मैं छोटे मोटे केसेस में पेट दर्द हो रहा है जी, खांसी जुकाम हो रहा है, एंटीबायोटिक दे दो, अब यहाँ पे तो देना बिल्कुल, कहते हैं ना, मजाक की बात है। तो हमारे यहाँ तो ओवर द काउंटर सेल होती हैं एंटीबायोटिक्स इंडिया में, इस पर क्या कहेंगे आप? कोई भी जाके ले लेता? आप ये सोचिए कि कितने बच्चों को एंटीबायोटिक देने के बाद स्किन रिएक्शंस होते हैं। मेरे पास तो सामने है ना, आप एंटीबायोटिक्स की बात कर रहे हो, कोविड का वैक्सीनेशन लेने के बाद कितने पेशेंट वापस आए, 20-20 साल सोराइसिस नहीं था, सोराइसिस वापस आ गया। लोगों के अंदर इचिंग की प्रॉब्लम सडनली कोविड की वैक्सीन के बाद आ गई है। और हार्ट की बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, क्या है ये सच है? इस वैक्सीन का असर है क्या? हार्ट की प्रॉब्लम आई थी, बट मैं ये भी मानूंगी कि कोविड-19 पूरी तरह जो डिजीज है ना, स्टडी नहीं करी गई। अगर आप एक्चुअल में देखते हो, हमने उसके प्रोटोकॉल बना दिया A-B-C मतलब वेंटिलेटर, उसके बाद मतलब डेथ। उस टाइम ना इतना पैनिक था कि लोगों ने अपने आप उठा के कुछ सोचे समझे बगैर एंटीबायोटिक लिए मुंह में, बहुत सारे। हाँ, एक अजिथ्रोमाइसिन, वही घूमती थी, एक अजिथ्रोमाइसिन थी जो सब खाते थे, बेहिसाब खाते थे बगैर क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं। ये तो डर था ना, पानी आई तो डर ऐसा हो गया था कि लगता था कि अब मैं मर जाऊंगा, बाहर जाऊंगा, मुझे हो गया है। खांसी आती थी, लोग तो लगता था कि मैं मर गया, तो लोग जाके 12 दवाइयों की लिस्ट होती थी, ये दे दो, फटाफट मिलता था और खाते थे। आपको पता है कोविड में डेथ किस किस की हुई है? किसकी? सिर्फ उनकी जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं। मेडिकल टर्म में कोमॉर्बिडिटीज को बोला जाता है। कोमॉर्बिडिटीज होती हैं जो एग्जिस्टिंग डिजीजेस होती हैं बॉडी में। जैसे अगर आपको डायबिटीज है, हार्ट के पेशेंट हो आप, आपका स्टंट डला हुआ है, आपको लंग की दिक्कत है, फाइब्रोसिस है, आपको एस्थमा है, अब इन लोगों को कोविड-19 से ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है और इन लोगों में डेथ ज़्यादा हुई है। या ओबेसिटी है, ओबेसिटी में जिन जिन लोगों को ओबेसिटी थी ना, उनको कोविड तो खा गया, लिटरली खा गया। अगर तो ये कहते हैं ना, आपने वो लॉ पढ़ा है, लॉ ऑफ फिटेस्ट, ओनली द फिटेस्ट विल सर्वाइव। डार्विन का है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन का है। कि जब तक आप बेस्ट नहीं हो ना, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तभी तो इतनी सारी चीजें एक्सटिंक्ट हो गई ना, एक्सटिंक्ट हो गई हमारी कंट्री में क्या, वर्ल्ड में, दुनिया में हो गई। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो कोविड-19 आया था ना, बहुत बड़ा एक शॉक था हम सबके लिए, क्योंकि इसने हमें ये सिखाया कि क्या नहीं होना चाहिए। अब मेरे अंकल की तो डेथ कोविड में हुई थी ना, तो और हम ऐसा नहीं था कि कभी भी कहीं अस्पताल में उस टाइम कभी भी कोई रोक टोक होगी। एंड ऑफ कोर्स बहुत प्रॉब्लम थी, हम सबको बेड लेने में, सब बहुत लोगों को बहुत दिक्कतें थी उस समय, तो कोलैप्स कर गया था, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया था। नेवर बिफोर सिचुएशन थी ना वो, तो क्या होना था आप सोच भी नहीं सकते। ऑक्सीजन के लिए लोग मर रहे थे, मैं भूल ही नहीं सकती। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, हम आज तक इस बारे में सोचते हैं, हम सोचते हैं यार ये क्या। बिल्कुल। अच्छा, अब होम्योपैथ पे आते हैं। शुरुआत ऊपर से ही करता हूँ। जैसे आपने हेयर फॉल के लिए बहुत काम किया, तो अगर किसी को हेयर फॉल हो रहा है तो वो क्या ले, वैक्सन से क्या ले कि वो हेयर फॉल ना हो? सबसे पहले अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना। पहले तो अपना ब्लड टेस्ट करा लो। वैक्सीन्स पे आने के पहले अपना ब्लड टेस्ट कराओ। आज भी मैं ओपनली कहती हूँ, आप ब्लड टेस्ट कराओ, हमें भेजो, इंस्टाग्राम पे डीएम डालो, हम आपको बता देंगे आपको क्या टेस्ट करना है। रील देख के आप अपने टेस्ट करा लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिपोर्ट हमें भेज दो, हम फ्री में आपको बता देंगे आपको क्या लेना है। कुछ नहीं करना, कुछ भी और आपको नहीं करना। पर प्रॉब्लम ये है ना, वैक्सीन में की मेडिसिन से पहले उनको टेस्ट कराने ज़रूरी है। आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। विटामिन डी, विटामिन B12, थायराइड, आयरन, फेरिटिन, टेस्टोस्टेरोन, थायराइड प्रोफाइल पूरा, राइट। अगर ये सब प्रॉपर नहीं होता ना, तो हमारे बॉडी में हेयर या हमारे स्कैल्प से बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, जिसको हम हेयर फॉल बोल देते हैं। हेयर फॉल ज़्यादा हो गया, आज मेरे 20 बाल गिर रहे हैं, आज 50 गिर रहे हैं, आज 100 गिर रहे हैं, तो आने से पहले ब्लड टेस्ट करा के आओ, वो बेस्ट है आप सबके लिए। उसके बाद चेक करो कि कौन सी दवाइयाँ ले रहे हो जिससे आपके बाल गिर सकते हैं। कई ऐसी दवाइयाँ हम लेते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं जिनसे बाल भी गिर सकते हैं।
तो ये 2-4 चीज़ें हैं। फिर जब आप वैक्सीन में आओ या आप हमसे कांटेक्ट करो, पहली चीज़ तो जब मैं रिपोर्ट देखूंगी डेफिशिएंसी ठीक करूंगी। दूसरी, मैं सबको यूजुअली हेयर रिवाइवर देती हूँ। अब आप पूछोगे आप ये क्यों देते हो और सबको क्यों दे देते हो? सबकी बॉडी एक जैसी तो होती नहीं है। हाँ। एग्जैक्टली। अब हेयर रिवाइवर से डेफिशिएंसी तो कम नहीं होगी और डेफिनेटली उससे इंटरनल न्यूट्रिशन तो जाएगा ही नहीं, है ना? हाँ। आप पहले अपना विटामिन और डेफिशिएंसी ठीक करो। हेयर रिवाइवर आप क्यों लगा रहे हो? बिकॉज ये मैंने अपने लिए बनाया था। आपने अच्छा। अगर देखा हो मेरे ना यहाँ इस साइड पे जो भी छोटे छोटे बाल हैं ये नहीं थे। अच्छा। सो मैंने मेरी फैमिली सिख है तो हमारी फैमिली बड़े अच्छे बाल हैं। मेरे इतने सुंदर बाल नहीं थे जितनी मम्मी और मेरी बहन के थे। मैंने कहा अब तो बताती हूँ, डॉक्टर बनी गई हूँ अब। मैंने कहा अब उसी टाइम मैंने किया था मैंने कहा अब तो मैं डॉक्टर बन गई, अब तो मैं बताती हूँ। तो मैंने 4-5 मदर टिंचर ली, मिक्स करी। मैंने कहा घर पे करी थी, कहते ना अपने गैस पे गर्म पानी में मिक्स करी, डिस्टिल करा के करी और लगाना शुरू कर दिया। मेरी गॉड मदर है, उन्होंने बोला यार मुझे भी दे दे, मेरे घर में भी एक लड़का है उसको भी लगा देंगे। मैंने कहा ये लो आपको बना। उस टाइम शौक इतना मेरे पे चढ़ गया, चल तेको भी देती हूँ। नॉट रियलाइजिंग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मेरे बाल आ रहे हैं, उस बंदे के बाल आ रहे हैं, सबके बाल बेटर हो रहे हैं। तो मैंने कहा ये क्या था? मैंने कहा ये तो कुछ डिफरेंट हो रहा है। मैं गई पापा के पास, पापा देखो ये हुआ है, पापा देखो ये हुआ। ही सेड चुपचाप वहाँ बैठ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता, ये कुछ नहीं हो सकता इसका, तुम वापस वहीं बैठ जाओ, तुम कुछ नहीं कर सकते ये सब। तुम क्या बोल रहे हो? बाल कैसे उगा दोगे तुम? बैठ रहो चुपचाप वहीं पर। हेयर फॉल कैसे रोक दोगे तुम? और मेरे को बहुत धक्का लगा। अच्छा। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं बहुत रोई। अच्छा। बहुत रोई क्योंकि मैं टूट गई थी ना। मैं टूट गई थी। आप तो खुश होके गई थी कि बताने के लिए कि पापा खुश होंगे, अच्छा नहीं बहुत अच्छा है, वहाँ से उल्टा रिएक्शन मिला। फिर मैंने बोला अब बताती हूँ बच्चों, अब बताती हूँ। मैंने उसको इतने लोगों को दिया, पेशेंट वगैरह को दिया, रिजल्ट लेकर आई मैं। मैंने कहा देखो अब, कहते ये तुम्हारा रिजल्ट है। मैंने कहा मैं झूठ क्यों बोलूँगी? और उस टाइम मैं इनके साथ बैठती ही नहीं थी कि भैया आपने मुझे बोला कि ये नहीं मैं कर सकती, मैं बताती हूँ। तो उसके बाद मैंने रिजल्ट लेकर आई, कहा रिजल्ट है देख लेना अपने आप जब फ्री हो। तो ये हुआ है, ऐसे किया है। मैंने कहा अब जी उनने बोला अब तो आपको ये प्रोडक्ट रजिस्टर करना है था ना, अगर इतने लोगों को बेनिफिट हो रहा है तो बाहर निकल जाओ। मैंने कहा अब आई ना ऊँट पहाड़ के नीचे। मैंने कहा अब आई ना समझ। और वो मेरा सबसे बड़ा एग्जाम था क्योंकि उनको प्लीज करना मतलब पूरे वर्ल्ड के आधी पॉपुलेशन को प्लीज करना ऐसा टफेस्ट जॉब था। और एज अ क्रिटिक, एज अ होम्योपैथी लेजेंड, फिर टफ। मैंने कहा स्प्रे स्प्रू मार के किसके बाल रुकेंगे, किसके बाल होएंगे। लेकिन ऐसा क्रिटिक नहीं हो तो आप नहीं कर पाती शायद। हाँ वही तो कह रही हूँ, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी। आपदा में अवसर जिसको कहते हैं हिंदी में। तो और फिर हेयर रिवाइवर बन गया, उन्होंने बोला मार्केट में लॉन्च करो। तो मैंने हेयर रिवाइवर की पैकेजिंग, उसका कलर, उसके फॉन्ट, उसकी एक एक लाइन जो उसके ऊपर है, सब डिजाइन सब मैंने खुद किया है। मतलब एक एक चीज़ मैंने उसकी खुद करी है। आज तक मैं फैक्ट्री में जाती हूँ, वो एक ही बंदा है जिसको मैंने सिखाया है इसको ऐसे बनाना है, इसको ऐसे बनाना है, इसको ऐसे करना है, वो ही बनाएगा हेयर रिवाइवर और कोई नहीं बनाता। और हेयर रिवाइवर एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें 5 हर्ब्स डली हैं, रोजमैरिनस, आर्निका, कैंथारिस, सिंकोना और जबरंडी। जब मैंने इसकी स्टडी करी ना साइंटिफिकली कि मैंने कहा यार बोलने के लिए कुछ तो होना चाहिए कि काम कैसे कर रही है, काम तो चल गई हो गई, अब साइंस में तो आओ। चलो पिक्चर विक्चर देख के थोड़ी साइंस उसमें जाओगे। सही बात। तो मैंने पूछा क्वालिटी डिपार्टमेंट से भैया काम कैसे कर रही है? कहते मैम आपने जो इसमें रोज मैरिनस डाला है उसमें रोज मैरिनिक एसिड होता है और वो काम करता है हेयर ग्रोथ में। और मैंने ना अपनी मटीरिया मेडिका खोली और उसमें लिखा था रोज मैरिनस फॉर हेयर फॉल। बहुत उस टाइम जब पढ़ा ना तो उसमें मैंने फटाफट ना उसको प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन के लिए डाल दिया कि भैया यार यहाँ काम करता है, इसको डालो, इसको दे दो, प्रोडक्ट रजिस्टर करा लो। जबरंडी में जबरंडिन होता है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट देता है आपके स्कैल्प को। मतलब आर्निका जो वर्ल्ड का आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स है और हर्ब है जो आर्निका शैम्पू में भी था। तो ये 5 मिला के फटाफट मैंने रजिस्ट्रेशन भी करा ली प्रोडक्ट की। बड़ी मुश्किल से हुई थी रजिस्ट्रेशन क्योंकि कभी ऐसा कोई प्रोडक्ट होम्योपैथी में था ही नहीं। तो वो रजिस्ट्रेशन वाले बोलते हैं एडिट करो,
मतलब आप बिलीव करोगे मैंने कितनी बारी उसका आर्टवर्क भेजा होएगा, उसका आर्टवर्क रिजेक्ट होके आया होगा, मैं कितनी बारी टूटी होंगी, मैं कितनी बारी वापस उठी होंगी, मुझे ही पता है। एंड मैंने कहते ना खोतापंती हम पंजाबी में कहते हैं बीइंग अ खोता, कीड़ा और खोता, और मैंने कभी पीछे फिर देखा ही नहीं। मैंने कहा अब तो उठना है। मैंने ना अपने मार्केटिंग वाले को बोला था कि सर पहले चेक कर लो, मैंने लॉट तो बना दिया है, पहला आपको लिटरेचर भी बना दिया था, रिजल्ट भी थे, तो कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, रिसर्च हुई भी थी, हमने खुद ने अपने सबने बालों पे ट्राई किया हुआ था, सेम राइट। अब ना उनको बोला, मैंने कहा आपको जितने का ऑर्डर देना है आप दे दो, लिटरली मैंने कहा जितना हो जाए रब की मर्जी है, मैंने कहा जितना हो जाए इट्स ऑन भगवान जी। पहली बारी में 1000 पीस का ऑर्डर आया, 2000 का आ गया, फिर 10,000 हो गए, फिर 15,000 हो गए, फिर 18,000 हो गए, और लोगों ने इतना पसंद किया कि एक टाइम पे वो पूरे इंडिया में आउट ऑफ स्टॉक था, और कहीं बन ही नहीं रहा था, और हमें हर्ब भी नहीं मिल रही थी। अच्छी क्वालिटी की हर्ब मिलना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है। हाँ, आपको बहुत प्रोसेस करना पड़ता है अच्छी क्वालिटी के लेना। मैं आपको बता रही हूँ, जो हमारे यहाँ पे रोजमेरी डलती है ना हर्ब, वो एक्चुअल में हमने इतनी मुश्किल से सोर्स करी थी, क्योंकि वो नॉर्मल रोजमेरी नहीं है जो आप डाल के अपनी सब्जियों में या मसालों में देख लेते हो। वो बहुत ही हाई ग्रेडेड है, मतलब उसके रंग से आज मैं बता सकती हूँ कि ये पास होएगी नहीं होएगी। अच्छा, हाँ, हमने बहुत तो आप जितने भी होम्योपैथ में जो हर्ब्स डलते हैं वो मतलब आता कहाँ से है, कैसे आता है? हर जगह से आता है। सो मेरा जो एलोवेरा आता है, जो इससे एलोवेरा जेल बनता है सनी का, वो बनता है आपका आर्निका, अब मेक्सिको से आता है। आपका आर्निका भी जो आता है वो बाहर से आता है। अच्छा। एंड आपके कई हर्ब्स जो इंडिया के होते हैं वो इंडिया में बनते हैं, वो इंडिया से आते हैं, कहीं नॉर्थ से आता है, कहीं साउथ से आता है। एक फ्लावर होता है पल्सेटिला, ये भी बाहर से आता है। अब जो कैलेंडुला होता है वो तो इंडिया से आ जाता है, राइट। उसकी वेराइटीज होते हैं। जो कैलेंडुला आता है आपको लगा होगा वाओ फूल आता है। हमारे पास जो आता है ना वो ड्राइड हर्ब श्रब्स आती हैं जिनमें वो फूलों वाली फ्रेगनेंस नहीं होती। अच्छा। अब आप बोलते हो कि यार तुम ऐसे कैसे स्टेम वेम से बना लोगे इसको, क्या फूल वूल तो स्मेल करते नहीं है, कैसे कर लोगे? उनमें ना हीलिंग पावर होती है, उसके स्टेम श्रब में सब में हीलिंग पावर होती है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, तो इसकी क्वालिटी कैसे चेक होती है तानिया, जो आते हैं आपके पास की, जैसे आपने कहा ना कि मैं हमारे यहाँ जो मिलता है उसकी अलग क्वालिटी होती है, तो क्वालिटी चेक कैसे होता है आपका? ये लैब होती है ना, क्वालिटी लैब होती है। हम जब कॉलेज में थे ना तो हम गए थे यहाँ पे लैब में, HPL गाजियाबाद में है लेबोरेटरी है, वहाँ गए थे, साहिबाबाद में है। हाँ। तो हम वहाँ पे भी गए थे, वहाँ पे भी हमने देखा क्या है क्या नहीं। और हमारी बैक्सन में खुद भी तो इतनी क्वालिटी मशीन सब कुछ है, चेक्स हैं, आपकी पूरा का पूरा क्वालिटी डिपार्टमेंट है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये तो बैक्सन तो क्वालिटी पे ध्यान दे, आजकल मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट है, ये खा लो, ये पी लो, इससे ये आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, ये सब क्या ये काम करते हैं जो, या उनकी क्वालिटी वो होती है जो बताते हैं लोग? नहीं, लोग बहकावे में आते हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं हेल्थ को लेकर के। जैसे एक एग्जांपल हम च्यवनप्राश का ले लें, अगर वो भी इतना आता है कि इसमें ये है ये है ये है, ऐसा इसको खाएंगे, कई ब्रांड के अलग अलग आते हैं, कई ब्रांड्स के आते हैं, सब के आते हैं, तो इसमें क्या है, ये क्या बेनिफिशियल है या कुछ ऐसे ही चल रहा है? मैंने वैसे बता रही हूँ, मैंने आज तक कई प्रोडक्ट्स पे ट्रस्ट नहीं किया है। हाँ। मतलब आप जो हनी बाहर लेते हो वो एक्चुअल में भी हनी शायद होता नहीं होता। ये मेरा यही सवाल है कि लोग कैसे ट्रस्ट करें, कैसे पता करें जो ये चल रही चीज़ें, इनके बारे में अगर कुछ आप बताएं, जानना चाहेंगे लोग ना, क्योंकि लोगों को एडवर्टीजमेंट दे देना, इधर कर देना। अगर आप एक्चुअल में च्यवनप्राश लोगे ना तो इतना कौड़ा और इतना डिफरेंट होता है ना कि आप वो ले नहीं पाओगे। तो काफ़ी चीज़ें मॉडिफाइड होती हैं टू ये आपको करने के लिए कि आप इजीली ले पाओ। तो मैं ये नहीं कह रही हर फार्मास्यूटिकल गलत है, हर कंपनी गलत है, बट मैं कह रही हूँ कि आप ये देखो कि कंपनी में एफिकेसी कैसी है, कंपनी में रिजल्ट कैसे हैं। हनी जो बाहर से ले रहे हो वो एक्चुअल में एंटीबैक्टीरियल है, या हनी आप उन लोगों से लो जिनकी स्मॉल प्रोड्यूस है। मैं इसमें बहुत बिलीव करती हूँ। हमारे ना खुद में सोलन में हम जो फैक्ट्री है उसके साइड में हमने खेत लगाए हुए हैं, तो एक मेडिसिन है करेका पपाया, वो हमारे पपीतों से ही बनती है, तो वहाँ हमने पपीते लगाए, वहीं से हम निकाल के करते हैं, प्रोड्यूस अच्छा होता है, क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आप कर सकते हो ना तो उन ब्रांड्स में इन्वेस्ट करो जिनकी क्वालिटी अच्छी हो, और आपको कैसे पता लगेगा? नंबर 1 उनकी एफिकेसी अच्छी होगी। आप एक बार ही कुछ ले लोगे और उसकी रिजल्ट अच्छे होंगे। अगर आप खट्टा टमेटो केचप भी ले लेते हो,
और उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स नहीं देखते तो फिर तो गया। मैं आज तक सच्ची बात बता रही हूँ, मैंने शायद कंपनी को 2021 में टेक ओवर किया था, आफ्टर 2020 खत्म जब हुआ था, 2021 से आज 2024 है, तो 3 साल ही होंगे, 2-3 साल मुझे। 3 साल हो गए। 3 साल में ना मैंने एक चीज़ देखी सनी हर्बल्स में कि मुझे काफ़ी फॉर्मुलेशंस आज भी रिवैम्प करनी पड़ रही हैं। क्यों रिवैम्प करनी पड़ रही हैं? क्योंकि सोसाइटी की नीड्स चेंज हो रही हैं। सो अब मैं ये सोच रही हूँ कि अब जब सोसाइटी की नीड्स चेंज हो रही है, मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। यू नो, कई ऐसे प्रेजर्वेटिव्स हैं वो नहीं यूज़ करने हैं, तो कहीं ना कहीं जो आप टोमेटो केचप बाहर से ले रहे हो, शायद उसमें कितना ना कई बराबर टोमेटो डला हुआ है, डला ही नहीं होगा, सारा केमिकल ही है, तो कुछ नहीं, नथिंग, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हेयर फॉल से हम हेडेक पे आते हैं। हेडेक के लिए क्या? आपको पता है हेडेक का एक्चुअल में रीज़न डिहाइड्रेशन, कई कॉमन रीजंस आर डिहाइड्रेशन, जो पानी कहते हैं ना, बिल्कुल पानी का लेवल बॉडी में कम हो जाता है, सॉल्ट्स कम हो जाते हैं बॉडी में, जो एसेंशियल सॉल्ट्स होते हैं, एसेंशियल मिनरल्स होते हैं। साथ ही में जो आपके सॉल्ट्स के साथ साथ जो आपके ऑक्सीजन लेवल्स होते हैं ना, उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो आपने देखा होगा, मैं क्या कराती हूँ और मैं बहुत सॉलिडली ये करती हूँ, मेरी फैमिली में हिस्ट्री है माइग्रेन की। ओह, वो तो बहुत ही पेनफुल है। सबको होता है, बहुत सबको होता है, मतलब सारे पेशेंट को होता है, मेरी फैमिली में नहीं होता, सबको होता है और बहुत पेनफुल होता है, बहुत पेनफुल होता है। तो मेरे ग्रैंडफादर ने ना, जब मेरी ग्रैंड मदर प्रेग्नेंट थी मेरे फादर के साथ, उसी टाइम उन्हें माइग्रेन की मेडिसिन देनी शुरू कर दी थी। मतलब मेरी ग्रैंड मदर को वो मेडिसिन देते थे कि बच्चे को माइग्रेन नहीं होगा, तो मेरे फादर को तो कभी माइग्रेन हुआ नहीं। अच्छा, ऐसे आप जेनेटिकली उसको चेंज कर सकते हैं, जो कहते हैं कि आप हेरिडिटी होती है, हेरिडिटी को आप रोक सकते हैं? रोक नहीं सकते, आप कोशिश कर सकते हो कि उसका इम्पैक्ट कम हो। अच्छा, जैसे मेरे फादर में माइग्रेन नहीं आया, यू नो, एंड कहीं ना कहीं मेरे फादर बोलते हैं वो जो दवाई 9 महीने खिलाई थी ना मम्मी को, उसका असर मेरे अंदर भी आया। और मेरे फादर बोलते हैं कि वो मैटर करता है। जब मेरे फादर ने प्रैक्टिस करी, आज भी वो प्रैक्टिस करते हैं, कई दवाइयाँ जब वो देते हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ को देते हैं, तब वो देखते हैं कि बच्चों में वो प्रॉब्लम्स नहीं आ रही, यू नो, क्योंकि इंट्रा यूटराइन जब हम ट्रीट कर रहे हैं, जब बच्चा ऑलरेडी अंदर है, इट इज़ नॉट, कहते ना, बुरा ऑप्शन नहीं है और ये सेफ ऑप्शन है। होम्योपैथी प्रेगनेंसी में आप ले सकते हो, तभी तो इतने लोग आते हैं, मेरा बच्चा, मैं ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हूँ, मैं होम्योपैथी ले सकती हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ 3 महीने में ले सकती हूँ होम्योपैथी। सो ये चीजें बहुत मैटर करती है। पोस्टपार्टम हूँ, ले सकती हूँ। तो सिरदर्द के लिए क्या है? सिरदर्द के लिए है, जो मैंने देखा है प्रैक्टिस में बहुत अच्छा काम करती है, एक है मिगेट टैबलेट। अगर आपको हेडेक होता है तो ये मिगेट टैबलेट आप ले सकते हो, और B12 ड्रॉप्स बहुत अच्छे काम करते हैं। बट अगर आपको कॉमन रीजंस डिहाइड्रेशन और पानी ना पीना है, पहले वो पी के देखो, फिर मेडिसिन पे आना। तभी मैं मेडिसिन अभी बताने रही थी, अब जब तक आपने बोला नहीं, क्योंकि मेरे को ये है कि यहाँ पे ये चलन हो गया सर, हम इससे पहले बात कर रहे थे ना, मेडिसिन बताइए डॉक्टर, मेडिसिन बताइए। बच्चा, आप हंसोगे, बच्चा 3 महीने का है, बच्चा सो नहीं रहा, बच्चे के लिए मेडिसिन दे दो। मैं शक्ल देख रही हूँ, कौन सा 3 महीने का बच्चा पूरी रात सोता है? कोई सही बात है, नहीं सोएगा। माँ बाप नहीं, और बच्चे को आप कैसे दवा दे सकते हो? मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि क्या बॉडी के पार्ट्स में कोई भी प्रॉब्लम, छोटी सी प्रॉब्लम होती है, माँ बच्चे के लिए परेशान होती है, बच्चे पिता के लिए परेशान होते हैं, क्या छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए दवाइयाँ लेना ज़रूरी है? या जो एलोपैथी का लो या फिर होम्योपैथी का लो, क्या ऐसा करें कि वो बीमारी हमारे पास कम आए, या बीमारी आए तो हम दवाओं के पीछे ना भागें? तो आप मुझे कह रहे हो कि हम क्या करें लाइफ में कि हम बीमार ना पड़े? हाँ, एग्जैक्टली। अगर एक लाइन का सवाल हो तो यही होगा। सबसे पहले अपने घर में खाना खाना सीखो। मेरा बेस्ट कुजीन पता है कौन सा है? घर का खाना। आप मेरे को किसी के भी घर ले जाओ, किसी के भी यहाँ ले जाओ, मैं उसको बोलूँगी मुझे घर का खाना दे दो। घर पे खाना बहुत ज़रूरी है। पिज्जा बर्गर नहीं खाती? बहुत कम, बहुत कम। मुझे आज टाइम नहीं याद मैंने बर्गर कब खाया था। कॉलेज टाइम में भी नहीं? मैं उसकी स्टोरी अलग बताती हूँ, कॉलेज टाइम की बात अलग बताती हूँ, क्योंकि कॉलेज में मैं बहुत मोटी थी। मैं 12th ग्रेड में, मेरी फैमिली में ओबेसिटी की भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हेरिडिटरी लीनिएज है। तो मैं 12th में गैप ईयर के चक्रों में चिल मार के हो गई थी 75 to 80 kgs। और मेरे फैमिली में ओबेसिटी की दिक्कत है। तो उसके बाद तो जब मैंने पढ़ के जो किया है ना, मैंने उसमें बहुत वेट लूज भी किया। मैं सैलेड्स पे आई, मैंने सीखा कि सही न्यूट्रिशन क्या होता है, बुरा न्यूट्रिशन क्या होता है।
लोगों ने देखा ये क्या थी, इतनी पतली हो गई, क्यों? बिकॉज मैंने सही न्यूट्रिशन अपनाया। उस टाइम में पता है मैं क्या करती थी, जब मैं 12वीं स्टैंडर्ड में थी, जब मेरा 75 किलोज हो गया था वेट, रोज़ बाहर के खाने खाती थी, जितना खाती थी बाहर का खाना उतना वेट गेन होता था मुझे। मेरे पास आज भी पेशेंट आते हैं, मैं पूछती हूँ डाइट क्या लेते हो सुबह से शाम तक, डॉक्टर साहब बहुत एसिडिटी है, बहुत कॉन्स्टिपेशन है, बहुत बुरा हाल है, वेट कम नहीं होता, वेट कम की दवाई दे दो। होम्योपैथी में वेट कम की दवाई नहीं है, पहले तो ये बात समझ लो। एक ही दवाई है, वो है डाइट और एक्सरसाइज, जो सबको पता होनी चाहिए। ये भी बेचा जाता है कि ये आयुर्वेदिक है या होम्योपैथी दवा है, वेट लूज हो जाएगा, है ना, होता है ऐसा, मैंने सुना है। मेहनत करो, उसका कोई एक हर्ब में अगर वो पावर है कि आपके मेटाबॉलिज्म पे एक्ट कर लेगी, क्या आप मुझे कह रहे हो बैठे बैठे मैं पिज्जा बर्गर खाऊंगी और वो हर्ब एक्ट करेगी? आप तो उस हर्ब को ही गाली दोगे ना पिज्जा बर्गर खाते खाते। ऑब्वियसली देख तेरी दवाई काम नहीं करेगी, होम्योपैथी गलत है, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, सही बात, दवाई खा रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं, कुछ असर नहीं हो रहा, बट पिज्जा बर्गर खा रहा हूँ। पिज्जा बर्गर। मेरे पास ऐसे पेशेंट है, आप हंसोगे, सुबह उठ के मैंने कहा सुबह उठ के क्या खाया? बस ब्रेड रोल खाया, और ये संडे भी नहीं है माइंड यू, ये वर्किंग चीट डे भी नहीं है, चीट डे भी नहीं है, ब्रेड रोल खाया। फिर मैंने कहा फिर कहते फिर 2 चपाती और थोड़ी सी बैंगन की सब्जी। मैंने कहा फिर क्या खाया? कहते रात को हम बाहर चले गए थे, मेरी बेटी का कुछ फंक्शन था, फिर हमने बाहर खाया। अब इन सब में न्यूट्रिशन क्या है? हम तानिया से लाइफस्टाइल पे बात करते हैं, यही ज्यादा बेहतर रहेगा। भैया न्यूट्रिशन कहाँ है, फल कहाँ है, कौन सी सब्जी है? घर का खाना खाओ, घर का पौष्टिक फ्रेश खाना खाओ। अगर आप 2 बारी फल ले सकते हो अपनी डाइट में, लो, मिक्स फल ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सबसे महंगा फल ठीक नहीं करेगा, नॉर्मल फल भी ले लो, उससे भी ठीक हो जाओगे। दूसरा, सुबह का पानी अगर आप जैसे गर्म पानी ले सकते हो तो वो लेना ज़रूर। अगर आपको गैस्ट्रिक और एसिडिटी की दिक्कत है तो शायद आपको सूट ना करे, बट यूजुअली गर्म पानी लेना चाहिए। और सुबह उठ के वॉक ज़रूर करनी चाहिए। वॉक नहीं कर सकते, कुछ एक्सरसाइज नहीं कर सकते, फिर आप बोलोगे कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। पहले ज़माने में लोग 5 बजे उठते थे, खेत में जाते थे, सब कर कुरा के पूरा एक्टिव होके क्लियर सिस्टम करके फिर वापस आते थे। आज हम उठते हैं, दूध पीते हैं, बाथरूम जाते हैं, रील देखते हैं। सही कह रही हैं, बिल्कुल। पानी किसी इंसान के लिए, इसके लोग बहुत मिथ है कि 5 लीटर पानी पियो, 4 लीटर पानी पियो, 3 लीटर पियो। लोग सुनती होंगी आप भी, बहुत सारे डॉक्टर आपके पेशेंट आते होंगे जो बोलते होंगे कि कितना पानी पिए, हम तो इतना पी रहे हैं। तो इसकी क्वांटिटी सही क्या है किसी इंसान के लिए? आई डोंट थिंक देयर इज अ पर्टिकुलर क्वांटिटी, इट डिपेंड्स ऑन लाइफस्टाइल। एक पर्टिकुलर क्वांटिटी किसी के लिए भी सही नहीं हो सकती। मैं आपको बोल दूं आप 10 लीटर पीना, आप 8 लीटर पीना, कैसे सही है वो? आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आप कितना काम कर रहे हो, आपकी फिजिकल एग्जर्शन क्या है, आपकी मेंटल एग्जर्शन क्या है, मुझे पता ही नहीं है। जैसे आपने सुबह टहलने वाली बात की, वॉकिंग वाली बात की, कोई बंदा अगर लाइफस्टाइल उसकी है कि उसको नाइट शिफ्ट ही करना है, तो वो कैसे करिए? देखो, नाइट शिफ्ट वालों का हिसाब खराब है। मेरे पास बहुत पेशेंट है, मैं उनको पहली बार बोलती हूँ अपने जॉब में जाओ और बोलो कि तुम्हें डे की शिफ्ट दें, नाइट की शिफ्ट मत लो। जिनमें नाइट की शिफ्ट होती है, विटामिन डी कम हो जाता है, हेयर फॉल शुरू हो जाता है, हेयर ग्रोथ में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। ये सब कॉमन है। नहीं, लेकिन वो तो मजबूरी है ना, करना ही है। अगर करना ही है नाइट शिफ्ट में, नाइट को काम करना ही है और कोई ऑप्शन है ही नहीं कि भैया हम 9 बजे रात को जा रहे हैं और सुबह 5 बजे आ रहे हैं, तो एटलीस्ट जब आ रहे हो तब उतनी स्लीप लो। और अगर कर सकते हो नींद लो, नींद बहुत जरूरी है। हाँ, नींद कितनी होनी चाहिए? 7 से 8 घंटे बहुत जरूरी है। किसी को गहरी नींद नहीं आती, मुझे नहीं आती। तो सबसे पहले अगर आप कर सकते हो और अगर आपको ये ठीक लगता है, नहा लो फिर सो जाना। क्यों? मैं ये करती हूँ और मैं शायद 4-5 साल से कर रही हूँ। मैं नहाए बगैर नहीं सोती। मेरे सारे दिन की थकान, सारे दिन की नेगेटिविटी, सारे दिन की ओवर थिंकिंग, स्वेट, डर्ट सब निकल जाता है। दूसरा, अगर ज़रूरत पड़ती है मैं 5 फ्लावर रेमेडी ले लेती हूँ और वो 5 फूलों का मिश्रण है, वो ना बिल्कुल मेरे को काम कर देता है। मेरी 5 फ्लावर रेमेडी क्या? मैं समझा नहीं। होम्योपैथी में ना 5 फूलों से एक दवाई बनी है जो है 5 फ्लावर रेमेडी। नाम क्या है उसका? 5 फ्लावर, यही 5 फ्लावर रेमेडी, 5 फूलों का मिश्रण, 5 फ्लावर रेमेडी। वो 5 फूल ना डॉक्टर बैच ने बनाए थे कि ये 5 फ्लावर्स जब जाएंगे एक मेडिसिन में तो बहुत रिलैक्सिंग फीलिंग आएगी और नेचुरली आप सो पाओगे। अब क्वेश्चन ये आता है, आप आदी तो नहीं हो जाओगे, स्लीपिंग पिल की तरह तो नहीं काम कर लेगी और लाइफ लॉन्ग तो नहीं डिपेंडेंट हो जाओगे, तो अभी कुछ शुरू ही मत करो, ऐसे मत करो। पर ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मैंने कल वो दवाई ली है सपोजिटली, तो मैं आज थोड़ी लूंगी वो दवाई।
मैं आज बिल्कुल अच्छा, ठीक मतलब हूँ। होम्योपैथ में ऐसा है, होम्योपैथ की दवा में कि हम रेगुलर ना भी लें, मिस भी करें तो कोई 5 फ्लावर में ऐसा है, 5 फ्लावर होम्योपैथी में नहीं, 5 फ्लावर में 5 ऐसा है, फ्लावर में ऐसा क्योंकि है। 5 फ्लावर आपको जब जरूरत पड़ती है तभी लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप ले भी लेते हो दिन में 2 बारी 10 दिन के लिए टू फील बेटर, कामर, एंजाइटी बेटर करने के लिए, कई एंजाइटी पेशेंट लेते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है, कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं। क्योंकि नींद कम आया तो लोगों को चिड़चिड़ापन होगा, ऑब्वियसली सब और कुछ आपके चिड़चिड़ापन body होगा तो pain। घर हाँ, में झगड़े होंगे, झगड़े। लड़ाइयाँ होंगी, हर बात पे आदमी किसी को डांटेगा, किसी को बोलेगा, तो ये आप एक क्रैंकी हो जाते हैं ना बिल्कुल नींद ना आने तो की वजह से। कैसे इसको खत्म किया जाए फिर? घर पे लड़ाई हो, हाँ, घर लड़ाइयों पे से- लड़ाइयाँ सिर्फ नींद की वजह से नहीं, मुझे कहीं ना कहीं लगता है हर इंसान को अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। आपके रिश्ते आपके बाद आते हैं, आपके बच्चे आपके बाद आते हैं। और मेरे लिए बोलना आसान है क्योंकि मेरे पास 4 बच्चे नहीं है या घर पे अभी हस्बैंड नहीं है ना, तो मैं ये बोल सकती हूँ। बट अगर आप कर सकते हो ना, अगर आपने मास्टरी कर ली, कई लोग ऐसे हैं जिनको मैंने देखा है करते हुए, कहते हैं मेरे लिए ना वो 5 या 6 बजे से लेके 7 बजे का टाइम सिर्फ मेरा है, उसके बाद मैं बच्चों के पास या किसी और के पास जाता हूँ। मैंने कहा क्या करते हो 1 घंटे में? कहते मैं सिर्फ अपने ऊपर फोकस करता हूँ, मैं नहाता हूँ सुबह उठ के, पूजा करता हूँ, अपनी एक्सरसाइज करता हूँ, अपने ऊपर 1 घंटा आधा घंटा अपने ऊपर फोकस करके तो देखो, लव योरसेल्फ। खुश रहोगे। जब खुश अंदर से रहोगे दूसरों को खुशी दे पाओगे। आपने कभी उस इंसान को नाखुश देखा है जो अपने लिए टाइम निकालता है? नहीं देगा, नहीं होगा, नहीं है ही नहीं। मेरी बहन ऐसी है, उससे मैंने सीखा है, क्योंकि मेरे अंदर तो घोड़े वाली मेंटालिटी है कि 7 घंटे काम कराओ, 10 घंटे काम कराओ, मैं तो काम कर लूंगी, घोड़े वाली मेंटालिटी है, जो आई थिंक कोविड ने ना मुझे कहीं ना कहीं ट्रॉमा दिया है। हाँ, कुछ कोविड के बाद डेथ हो गई, काम करना पड़ा, उसके बाद ही ट्रॉमा घर पे बैठ गया। मेरी बहन ने, आप बिलीव नहीं करोगे, उसका नर्वस सिस्टम इतना शांत रहता है बिकॉज वो अपने ऊपर 1 घंटा फोकस करती है। वो नहीं आएगी, वो सुबह उठ के नहीं आएगी, वो कहेगी मेरा टाइम काम से इतने का इतना ही है, मैं 1 मिनट और नहीं दूंगी यहाँ पे, बट मैं सुबह अपने आप को वो 1 घंटा दूंगी। कहते हैं ना, अपने लिए रिजिड होना, जिद्दी होना अपने टाइम के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। सब औरतों के लिए ज़रूरी है, आदमियों के लिए नहीं, औरतों के लिए कितना ज़रूरी है। मेरे पास कई ऐसी औरतें आती हैं इतनी दुखी, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी सास ऐसी है, मेरा हस्बैंड ऐसा है, मेरा बच्चा ऐसा है, और कभी कहीं ना हमेशा वही औरत होती है जो शादीशुदा होती है जो रोते हुए आती है। लेट मी टेल यू, मैंने कभी ऐसे नहीं देखा कि जिसकी शादी नहीं हुई हो वो इतना रोए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है तो काम बढ़ जाता है, काम बढ़ जाता है तो अपने पास टाइम नहीं मिलता। जो पहले पार्लर जाके आप नेल पेंट लगवा लेते थे या खुद लगा लेते थे या अपने बाल सवार लेते थे, नहीं मिलता। और वो इंसान को फ्रस्ट्रेट करता है, उसको मोटापा देता है, उसको नाखुशी देता है अपने आप से। अगर आपको नहीं अच्छा लगा कि आप लगते कैसे हो तो आप दूसरों को खुशी दे पाओगे? कभी नहीं। मेरे पास ना एक पेशेंट है, आप हंसोगे मेरे ऊपर। उन्हें सुबह मैसेज कर रही थी और वो इतनी खरे शब्दों में बात करे, इतने खरे शब्दों में बात करे मेरी टीम से, इतने गंदे तरीके से बात करे, मैं आपको नहीं बता सकती। मतलब शायद ही ऐसे लोग होंगे जो इतना गंदा बोलते हैं। अच्छा। उफ। एंड ये रूह कांप गई क्योंकि मैंने ऐसे नहीं देखे लोग इतना गंदा बोलते हुए कि उठ के काम कर लो। वो अलग अलग कंट्री में है, उसको पता नहीं है मेरी टीम क्या कर रही है क्या नहीं। मेरी टीम को वो मैसेज डालती है उठ के काम कर लो इंग्लिश में, आप क्या कर रहे हो, आप इतनी नहीं कर रहे। मतलब वो लड़े जा रही गंदा बोलना ना किसी के लिए। मैंने पीछे उठ के देखा कि यार ये कितनी नाखुश होगी ना अपनी जिंदगी में, जो दूसरों को कड़वाहट देती है उसको खुद कितनी कड़वाहट मिली होगी। और जब मैंने उससे कंसल्टेशन में बात करी, मैंने कहा आपका रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ कैसा है? कहते मैं सबसे अलग रहती हूँ, मेरी किसी के साथ नहीं बनती। अब आप मुझे बताओ, उस इंसान की कड़वाहट का वजह उसकी लाइफस्टाइल नहीं है तो और क्या है? वही है, अकेले रहना, खाना ठीक से खाना नहीं, कुक कोई टिकता नहीं क्योंकि आप इतना गंदा बोलते हो। तो आपने तो अपने लिए खुद के लिए कहते हैं ना कुआं खोदा हुआ है। तो तानिया ये बता सकती हैं आप ये लाइफस्टाइल या ये जो अकेलापन है किसी न किसी कारणवश तो आया, वो कैसे दूर किया जाए, क्या किया जाए? अगर वो महिलाओं को आप बता पाएँ, उन लड़कियों को आप बता पाएँ, बहुत सारी लड़कियां डाइवोर्सी हो जाती हैं, सिंगल हो जाती हैं, उनको क्या सजेस्ट करोगी आप? किस तरह का जीवन जिए वो? मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया था, जब कोई बहुत अजीज़ मेरा मुझसे दूर चला गया था और उन्होंने ये मुझे सिखाया और मैंने बहुत अच्छे से गांठ बांध ली। उन्होंने कहा भगवान ने ना तुम्हें ये इंसान
इतने टाइम तक ही तुम्हारी लाइफ में दिया है। अगर तुम जिद करके, तोड़ फोड़ के, रो के भगवान से मांग लेते हो कि मुझे इस इंसान के साथ और वक्त चाहिए, चाहे वो डिवोर्स हो, रिलेशनशिप हो, सिंगल टाइम हो, या तुम्हें किसी रिलेशनशिप को बहुत पागलों की तरह चाहिए, या तुम्हें वो मनाना ही मनाना है, तुम्हें वो चाहिए ही चाहिए, तो तुम किस्मत और भगवान के अगेंस्ट जाते हो। कहते उसका कोई मतलब नहीं है तान्या, जितना पिछले जन्म का कर्मा था उस बंदे के साथ वो हो गया तुम्हारे साथ। कहते अब उस चैप्टर को बंद करना सीखो और ये सोचो कि अगर तुमने उसी चैप्टर को वापस खरोदा और वापस गए और मांगा कि मुझे वही इंसान दो या मुझे उसी इंसान के साथ रहना है, तो तुम अपनी किस्मत में, कहते हैं ना कार्मिक डेट, जो उन्होंने समझाया, वो ज़्यादा लेते हो। तुम्हें चाहिए होता है कि वो इंसान नहीं मेरी ज़िंदगी में और आए और करे, जबकि वो है नहीं तुम्हारी किस्मत में। बिल्कुल। उसने मेरी लाइफ चेंज कर दी थी उस लाइन में। मैं उस दिन के बाद किसी के लिए नहीं रोती, किसी के लिए नहीं रोती। मतलब उसके लिए रोया है आपने? हाँ, मैं रोई हूँ, मैं काफ़ी अजीज लोगों के लिए रोई हूँ, और मेरे लिए लोग मेरे बहुत मेरे लिए मेरे 2-4 जो पेशेंट हो जाते हैं ना, वो मेरी फैमिली बन जाते हैं, और मैं दिल से प्यार करने वालों में से हूँ। तो मेरी मदर ने जब मुझे सिखाया, उसके बाद मैं किसी के लिए नहीं रोई। मैंने कहा अब तो गॉड फॉरबिड किसी के साथ अगर डिवोर्स भी हो रहा हो, आपकी सेपरेशन भी हो रही हो, योर करियर विल नेवर वेक अप, मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, एंड से इट डजंट लव यू एनी मोर। आपका करियर कभी सो के सुबह ये उठ के ये नहीं बोलेगा दैट वो आपसे प्यार नहीं करता, और ये ह्यूमन की टेंडेंसी है, आज प्यार करता है कल नहीं करता। आपका करियर कभी नहीं करेगा ऐसे, आपका करियर हमेशा आपके साथ रहेगा। सही। हमेशा। मेरे कई पेशेंट आते हैं, मैं क्या करूं, मेरा हस्बैंड ऐसा है। मैंने कहा अपने करियर पे ध्यान दो, मैंने कहा अपना करियर बिल्डअप करो। कल एक पेशेंट थी, वो मैंने कहा उसका फादर एडमिटेड था हॉस्पिटल में, उसके भाई का कोई केस चल रहा है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ट्रीटमेंट। मैंने कहा अपने आप को ना ये समझा लो कि तुम उस घर का बेटा हो, और ये दिमाग अपने तरीके, ये निकाल दो बेटा बेटी का कॉन्सेप्ट, और ये बोलो कि तुम उस घर का करता धरता हो, और तुम कहते ना जो पुराने ज़माने में बेटा हो, तुम ही हो। मैंने कहा तुम्हारा करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमने अगर अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं देखी, लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। आज पापा अस्पताल में हैं, भाई की हेल्थ कंडीशन ख़राब है, अपना दिमाग यहीं सेट कर लो। कहते आज अगर वो नहीं कर किया ना, तो लोगों के सामने कल हाथ फैलाना पड़ेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं तानिया ये जानना चाहता हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि होम्योपैथ में हर ट्रीटमेंट नहीं है हर चीज़ का, तो ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो, क्या ऐसा होता है कि ट्रीटेबल नहीं है? मैंने थायराइड ट्रीट किया हुआ है, डायबिटीज़ मैं ट्रीट करती हूँ, बट अगर किसी की डोज नहीं शुरू हुई है तो उसमें रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। किसी की डोज शुरू हो गई है तो हम लोग उसको वीन ऑफ करते हैं। उसकी डोज अगर सपोजिडली 100 mg है, सपोजिडली राइट, तो उसको हम धीरे धीरे कम करते हैं और अपनी होम्योपैथी बढ़ाते हैं, ताकि उसकी रिलायबिलिटी होम्योपैथी पे बनी रहे, क्योंकि क्या कहा जाता है एलोपैथी के बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो हमने ऑब्जर्व भी करे हैं। अब आ जाती है बात उन डिजीज़ेस की। कैंसर में भी ऐसे कई डॉक्टर हैं होम्योपैथी के, जिनको मैंने खुद कई पेशेंट को उनके पास रेफ़र किया है, एंड वो भी कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं होम्योपैथी डॉक्टर्स। साथ ही में कोल्ड कॉफ का तो है ही है ट्रीटमेंट, हम खुद देते हैं B22 B33 कितना, एंड उसके बाद और कौन सी बीमारियां हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हम ट्रीट करते हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस ठीक करते हैं, पेन इन बॉडी ठीक करते हैं, पोस्टपार्टम डिप्रेशन ठीक करते हैं। कुछ ऐसी डिजीजेस मैं बोलूँगी, ऑटिज़म हम केस मैनेज करते हैं, ट्रीट नहीं हो पाता पूरी तरह ऑटिज़म। ऑटिज़म की बात की आपने, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है आजकल ये लोगों में, तो इस क्यों हो रही है और इसका कैसे मैनेजमेंट क्या है इसका? देखिए, जब मैंने हिस्ट्री ली ना काफ़ी पेशेंट्स की, तो उनमें उन्होंने बताया कि ऑटिज़म उन बच्चों में ज़्यादा पाया गया जिनमें कोविड के टाइम पे फ़ोन का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा था। अच्छा। बाहर निकले नहीं, सोशल स्किल्स डेवलप हुई नहीं, और अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे, फियर और इंट्रा यूट्राइन हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे में। इंट्रा यूट्राइन हिस्ट्री होती है जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है, वो क्या इमोशंस अपने अंदर रखती है, क्या फील करती है, वो बच्चे को भी जाता है। अगर आप ज़्यादा फियर, ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस होते हो, तो ये सब बच्चों में आता है, उनके डेवलपमेंटल डिलेज होते हैं। कहीं ना कहीं दे कुड ऑल्सो बी रीजन्स फर्दर फॉर ऑटिज्म, ADHD, डिपेंड्स ऑन हाउ द मदर फील्स इन हर प्रेगनेंसी। तभी बोलते हैं ना, पुराने ज़माने में कहते थे प्रेगनेंसी हमेशा
पॉजिटिव होनी चाहिए, अच्छे सकारात्मक, खुश रहिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छी चीज़ें आसपास रखिए ताकि स्ट्रेस कम हो, उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो ये मैनेजमेंट जो ऑटिज्म मैनेजमेंट है इसमें क्या होता है, अगर किसी के बच्चे ऐसे हैं तो क्या? ऑटिज्म में अगर आप देखोगे क्लासिकल सिम्टम्स है अपने में रहना, आई कांटेक्ट नहीं होना, कांस्टेंट हैंड रोलिंग होना, स्पीच रेगुलर नॉर्मलाइज ना होना, एंड लैंडमार्क्स, जो बच्चों के लैंडमार्क्स होते हैं, ग्रोथ लैंडमार्क्स, वो सही नहीं होते। बट ये हर ऑटिज्म के केस में नहीं होता। मैं कई ऑटिज्म के केसेस को मैनेज कर चुकी हूँ जहाँ पे वो बेटर हो जाते हैं, उनकी जो इम्पेशेंस होती है, चीखना चिल्लाना मैनेज हो जाता है। जो स्पीच थेरेपी भी इंक्लूड करती हूँ कि स्पीच थेरेपी भी दो बच्चे को, तो फोकस के साथ साथ वो बोलना शुरू कर देगा, है ना। जो अपने में रहता है थोड़ा सा खुलेगा। एक पता है क्या केस था, एक केस था जहाँ मदर ने बोला कि, मैंने कहा क्या रिकवरी देखी, महीना भर मेडिसिन खाया, कहते उस बच्चे ने मीनिंगफुल वर्ड्स बोलने शुरू कर दिए। कहते पहला वर्ड क्या बोला, कहते मम्मा। हुई ना, दैट्स अ गुड प्रोग्नोसिस मेरे लिए। बट प्रॉब्लम इज कि पेरेंट्स समझते हैं कि ऑटिज्म है, ये पूरी तरह ना नॉर्मल हो जाना चाहिए। पहले तो मैं ये वेरी क्लियरली बहुत अच्छे से समझा दूं, ऑटिज्म का मतलब ये नहीं है कि बच्चा आपका अबनॉर्मल है। बच्चे की फंक्शनिंग अलग है, उसका ब्रेन अलग तरीके से काम कर रहा है। ऑटिज्म के बच्चे आर्ट में कितना अच्छा करते हैं, फोकस्ड एक्टिविटी में कई बार वो बहुत अच्छा कर जाते हैं। और होता है ADHD के बच्चे, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के बच्चे स्पोर्ट्स में जितना अच्छा करते हैं ना, कहीं और इतना अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें एनर्जी इतनी होती है। दे हैव सो मच एनर्जी, उनमें इतनी ज़्यादा बर्निंग एनर्जी होती है। मैं उनको बोलती हूँ स्पोर्ट्स में डालो। मेरे पास पेरेंट आता है ADHD का, बच्चा ADHD है, कहते हैं मेरे बच्चे को ना पेड़ पे चढ़ना इतना पसंद है कि अगर वो चढ़ गया तो वो वापस नहीं आ सकेगा और मैं उसको नीचे नहीं लेकर आ सकूंगी। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है ना, ये उसका स्किल है, उसको रॉक क्लाइंबिंग में डालो, ओलंपिक्स जाएगा बच्चा। ये कैसे पता पड़े किसी पेरेंट्स को कि ये जो अपने ADHD हाँ है उनके बच्चे को? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है जब आप बहुत हाइपर होते हो, हाइपर एक्टिव बिहेवियर, चीखना चिल्लाना, फोकस नहीं कर पाना किसी भी चीज पे। खाना खा रहा है बट ये भी देख रहा है या वो भी कर रहा है, 100 चीजें एक साथ। एक पेशेंट था, वो पता क्या बोलता था, वो पेशेंट ने दवाई ली, कहते हैं मेरा बच्चे को इतना ज्यादा सिम्टम्स हैं ADHD के। मैंने कहा कैसे सिम्टम, कहते हैं वो टॉयलेट करता है, जब तक टॉयलेट खत्म नहीं हुआ वो उठ जाता है, फटाफट फटाफट बाहर आ जाता है, जल्दी 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 सब कुछ, राइट। एंड दिस इज क्लासिक सिम्टम्स ऑफ लाइफस्टाइल, इन योर लाइफस्टाइल, बच्चे के लाइफस्टाइल में ADHD का, जल्दी जल्दी सब कुछ, 100 चीजें चाहिए, अटेंशन बिल्कुल नहीं है, पढ़ नहीं सकता, पढ़ ज्यादा लेता है तो उसको कॉन्सेंट्रेशन इश्यूज हो जाते हैं। और मैं तो ये कहती हूँ ADHD इतना कॉमन है कि मुझे लगता है आजकल देखोगे ना, बच्चों में नहीं बड़ों में भी है। हाँ, इंस्टाग्राम पे रील भी देखनी है, घर का ये भी करना है, एक साथ सब कुछ करना है, एक साथ मीटिंग भी करना है, एक साथ, ये तो होता है। हमारे ब्रेन को ना आदत है एक चीज पे फोकस करने की। अगर आप फोकस करोगे ना वो काम जल्दी खत्म होगा। 100 चीजों पे फोकस करोगे वो काम कभी खत्म नहीं होगा। ADHD के जो बच्चे होते हैं वो बेटर हो सकते हैं होम्योपैथी से। हाँ, मैंने किए, मैंने उनमें पेशेंस डेवलप करी है, काफी चीजें हुई हैं बेटर, बट वो कंसिस्टेंटली करनी पड़ती है। अब आप बोलो ADHD का बच्चा, जी मेरा बच्चा नॉर्मल हो पाएगा, वो बच्चा अपने में नॉर्मल है, आप उसे एक अलग कैटेगरी से कंपेयर करके बोल रहे हो मेरा बच्चा नॉर्मल नहीं। तो आप ये कह रही हैं कि वो मेंटली नॉर्मल है, वो बच्चा दैट उस चाइल्ड का मेकअप अलग है, वो एक अलग टाइप का नॉर्मल है। यू कांट से कि वो अब नॉर्मल है अपने उसकी। आप नॉर्मल किसे कहते हो कि मेरा बच्चा जो स्कूल जाता है पढ़ता है वो नॉर्मल है। अब आप कह दो कि मेरा ऑटिज्म का बच्चा अब नॉर्मल है, नहीं। ऑटिज्म के बच्चों में कहीं नेटवर्क इन देयर ब्रेन्स आर डिफरेंट, देयर शेपिंग इज डिफरेंट, उनकी दिमाग जिस तरीके से चलता है वो अलग है, तो अपने में वो अलग है, यूनिक है। मतलब सिर्फ दिमागी जो चलता है वो अलग है। हाँ, बाकी सब तो नॉर्मल है ना। ADHD में भी यही है, दिमाग उनको जो सेंस देता है वो सेंस के हिसाब से वो चलते हैं। हाँ, तो आप मुझे कह दो नहीं बच्चा अब नॉर्मल है, पहले तो माओ को ये बोलना बंद करेगा, अपने करना पड़ेगा और अपने बच्चों पे लेबल डालना बंद करना पड़ेगा। अभी भी स्पेशली एबल्ड बोलते हैं लोग उस बच्चे को। अब मुझे प्रॉब्लम इस बात के लिए है, स्पेशली एबल्ड बहुत बेटर है डिसेबल्ड से एटलीस्ट। वो तो अभी कुछ दिनों में चेंज हुए टर्म्स, नहीं तो पहले बोले जाते थे। मेरे पास मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे, मेरे बच्चे को ये है, मेरे नेफ्यू को ये है, वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा। वो अपनी तरह में ठीक है, उसकी क्वालिटीज यूज करो। एक नॉर्मल बच्चे में इतनी एनर्जी नहीं होगी जितनी ADHD के बच्चे में एनर्जी होगी, उसको यूज करो, एग्जॉस्ट करो, ज्यादा एनर्जाइज होता है। हाँ, उसकी एनर्जी को यूज करो, उसको भगाओ, उसको फिजिकल एक्टिविटी में डालो। मैंने बहुत बारी बोला है,
बहुत चीज़ों में पेरेंट्स को बोला, उनको ये समझना पड़ेगा कि मेरा बच्चा डिफरेंटली एबल्ड है, मुझे उसको उसके करिकुलम के हिसाब से टेस्ट देना है, मैं अपना टेस्ट उसे नहीं दे सकती कि तू पढ़। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह है कि आपके पास ट्रैक्टर या कार है, जो रोड पे चलेगी तो कार है, और ट्रैक्टर यहाँ नहीं चलेगा, हाँ, कार खेत में नहीं चलेगी, है ना? परसेप्शन थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। उस तरीका। अच्छा, दूसरा मैं ये पूछ रहा था कि जैसे हम अब इस सब, आपने तो, आपके यहाँ तो होम्योपैथ चलता है, आपने कोई मेडिसिन नहीं ली, हम सब के घरों में कहीं ना कहीं एक मेडिसिन बॉक्स होता है, और सिर दर्द हुआ तो ये गोली ले लो, बुखार आया तो ये ले लो, और सर्दी जुकाम है तो ये ले लो। तो जिसको ऐसी, आजकल मौसम चेंज हो गया, तो ऐसे लोगों के लिए क्या दवाई है? कफ एंड कोल्ड कॉमन है, उसके लिए कोई क्या ले सकता है अगर उसको हुआ है, या फीवर है तो क्या ले सकता है होम्योपैथ में अगर मैं बात करूँ तो? B22 अपनी किट में रखो, B33 अपनी किट में रखो, साथ ही में फीवो एड सिरप आती है, शुगर फ्री आती है फॉर एवरीबडी, ताकि सब यूज़ कर सके, वो रखो। साथ ही में अगर कर सकते हो थ्रोटेड रखो। अभी जैसे कितना बुरा मौसम है पोल्यूशन का, इतना pollution गंदा है, हाँ। मैं थ्रोटेड हमेशा बैग में रखती हूँ, गाड़ी में, बैग में, हर जगह होती है थ्रोटेड। मैं उसके 2 टैबलेट खा लेती हूँ, मैं ठीक हो जाती हूँ। अच्छा, हाँ, टॉन्सिलेट रखो, बच्चों को टॉन्सिलाइटिस हो जाता है ना, उसके लिए टॉन्सिलेट रखो। साथ ही में अगर रख सकते हो तो B2 के ड्रॉप्स भी रखो, स्टमक के लिए हैं। एंड फीवर बता दिया, स्टमक बता दिया, B3 भी है, वो भी है डायरिया के लिए। एंड उसके बाद आई थिंक पेन के लिए, अगर बॉडी में पेन हो, हाँ, पेन के लिए पेन किलर आपको चाहिए, बॉडी में पेन हो, B11 की बूंदे आती हैं, B11 वो रख सकते हो। कितनी बूंदे ले सकते हैं कभी? अगर बहुत दर्द हो रहा है, कहीं पे बॉडी में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, आप 10-15 बूंदे डाल लो पानी में, बेटर हो जाओगे। B12 सर दर्द के लिए है। अच्छा, B12 सर दर्द के लिए, B11 बॉडी में, पेन शरीर के में लिए। पेन के लिए। फीवर के लिए कौन सी थी? फीवोएड। फीवोएड, वो कैसे लेती हो? फीवोएड सिरप आती है, देखो मैं उसको बहुत जल्दी जल्दी देती हूँ क्योंकि वो क्रोसिन थोड़ी है, वो एक अलग मेडिसिन है जिसमें होम्योपैथी दवाइयाँ डली हैं। तो मैं उसको कैसे देती हूँ, आप क्रोसिन शायद 4 या 5 घंटे में रिपीट करते हो, 6 घंटे में रिपीट करते हो ना, मैं उसे रिपीट करती हूँ अगर ज्यादा फीवर होता है हर 45 मिनट्स 1 आवर में। अच्छा, 1 घंटे में फीवर उठ जाता है। तो आपको बच्चों को तो मैं तो हाफ एन आवर में दे देती हूँ। तो ये सेफ है बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी? हाँ, बट मैं फिर भी बोलूंगी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, अगर आपको ये किट बनानी है अपने घर में, एक बारी ना बस हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, हमारे डॉक्टर आपको कॉल करके बता देंगे क्या कैसे लेना है आपके बच्चे के हिसाब से। अब क्या पता बच्चा 2 महीने का हो, आप फीवर के लिए उसे हर 1-1 घंटे में दे ही जा रहे हो फीवरॉइड, और वो तो अब्यूज कर रहे हो आप मेडिसिन का 2 महीने के बच्चे में, है ना। तो बेटर है कि आप हमें मैसेज करो, हमारी टीम आपको कॉल बैक कर लेगी या कॉल कर लेगी, क्यों नहीं कर सकती। क्या हाइट भी बढ़ती है दवा से? ऐसी भी लोगों में है कि होम्योपैथ की दवा ले लो हाइट बढ़ जाएगी? हाइट, बेचारे बहुत कॉन्शियस लोग जिनकी हाइट कम है, बड़ा बॉडी शेमिंग फील करते हैं। हमारी मेडिसिन आती है हाइटेड। हाँ, मेरे अंकल ने बोला ये मेडिसिन डालो, मेरे पापा ने बोला दैट वीर जी ये दवाई ना काम नहीं करेगी हर इंसान में, आप लंबे हो, आप छोटे हो, मैं 6 फुट हूँ, आप 5 फुट 9 हो, ठीक है, आप लेके देखो आपकी हाइट बढ़ जाएगी। कहते नहीं सनी थोड़ी बढ़ती है, बट कई बच्चों में जिसमें बढ़ सकती है, जिसमें होप है, वहां पे ट्राई कर सकते हो। कहते आप ट्राई कर सकते हो, बट आप मुझे कह रहे हो कि किसी की फैमिली लीनिएज में 5 फुट से ऊपर इंसान नहीं है और मैं वो 6 फुट का इंसान बना दूंगी? नहीं। मेरे पास बहुत मैसेजेस आते हैं हाइट की। आप हाइटेड ट्राई कर सकते हो, बट हाइटेड्स के साथ साथ अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आप बच्चे को सही प्रोटीन, सही न्यूट्रिशन नहीं दे रहे, उसे एक्सरसाइज ही नहीं करा रहे, तो कैसे होगी हाइट अपने आप बढ़ जाती है? नहीं। आपको पता है मेरे घर में उल्टा था, मेरी मदर हाइट रोकने के लिए बोलती थी कि आसन करो, योगा आसन करो, ये आसन करो। हमारे घर में उल्टा था। और मेरी जो बहन है वो ट्विन है बट मुझसे थोड़ी छोटी है, तो उसको वो ताड़ आसन कराते थे हाइट के लिए। अब क्या उसकी हाइट 5 फुट 7 इंच है वो शायद, या 5 फुट 6 है, क्या उसकी हाइट इमीडिएटली बढ़ गई? नहीं। उसकी जेनेटिक लीनेज मेरी मदर के ऊपर है, मेरी जेनेटिक लीनेज मेरी पापा के ऊपर है। हम दो अलग, हम भले ही ट्विन्स हैं बट हम 2 अलग एग से बने, हम नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, राइट। और कहीं ना कहीं हमारा पूरा फॉर्मेशन भी अलग था, तो वो चीज़ें लोगों को समझनी पड़ेंगी। अच्छा, मैं कुछ बीमारियों के नाम लूँगा आपसे और आप अपने तरीके से ये बताइए कि इनके लिए क्या किया जा सकता है। आँखों में ग्लूकोमा, अगर कैटरेक्ट ग्लूकोमा है, आप होम्योपैथी में यूजुअली इसका रीज़न डायबिटीज़ होता है,
डायबिटीज़ कम करने के लिए आप होम्योपैथी में आ सकते हैं कि आपकी डायबिटीज़ एलोपैथी और होम्योपैथी के साथ कम हो जाए, पर आप कह रहे हैं विदाउट सर्जरी ग्लूकोमा कैटरैक्ट हटाएं, तो ये होम्योपैथी में इम्पॉसिबल है। आप सिनेरिया यूफ्रेशिया ड्रॉप्स के बारे में सबने सुना है, आप यूज़ कर सकते हैं, बट आप क्या वो पूरे के पूरे कैटरैक्ट और ग्लूकोमा हटा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मोतिया नहीं हटेगा विदाउट सर्जरी। किडनी फेल्योर, मैंने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं देखे हैं, और किडनी फेलियर के बाद अल्टीमेटली डिमाइस या डेथ हो सकती है, तो इसलिए रिस्क ना लें किडनी फेलियर में, स्पेशली एंड स्टेज किडनी फेलियर में रिस्क ना लें कि सिर्फ होम्योपैथी लें। ये नहीं सही है। ये मेडिकल प्रोटोकॉल्स में हमें सिखाया जाता है, पेशेंट एंड स्टेज पे है, डायबिटिक है, और मैं उसको सिर्फ होम्योपैथी दूंगी वो ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। एलोपैथी की ना बहुत अच्छा एडवांटेज है जो हम सब शायद भूल जाते हैं। एलोपैथी इमरजेंसी में बहुत अच्छा काम आता है। मैं तभी बोला एंटीबायोटिक्स बुरी नहीं है, बट जब आती है ना इमरजेंसी की बात, वो बहुत अच्छी है। तो एलोपैथी का समर्थन आप करती हैं? एलोपैथी अपने में एक बहुत अच्छी साइंस है इमरजेंसी के लिए। इमरजेंसी में जाओ आयुर्वेदा होम्योपैथी में नहीं है इतना इलाज, नहीं है। तो पहले ज़माने में जब एलोपैथी नहीं हुआ करता था तब तो आयुर्वेद ही था। तब आयुर्वेद था और डेथ्स कितनी थी? तब आयुर्वेद था और तब आपके घर के नुस्खे थे, और आपकी एवरेज एज ह्यूमन की कितनी थी? टाइफॉइड होते ही इंसान मर जाता था, डेंगू होते ही पोस्ट बर्थ घर में हुआ, बच्चा घर में हुआ, इन्फेक्शन हुई, मर गए। आपको पता है हमें मेडिकल स्कूल में क्या सिखाया जाता था पहले ज़माने में ना, जब अबॉर्शन करते थे कितनी गंदी तरह करते थे। वो एक डंडी लेते थे, मैं वो एक हर्ब भूल रही हूँ बिल्कुल, और वो डंडी को खरोचते थे अंदर डालकर, उससे इन्फेक्शन होती थी, माँ मर जाती थी। इतने बुरे मैल प्रैक्टिसेस थे, मैं कहूँगी, जो साइंटिफिकली रिसर्च ही नहीं थे। एलोपैथी कहीं ना कहीं लाइफ सेवर है, आप नहीं बोल सकते हो गलत है। फ्रैक्चर होएगा, मैं उसको फ्रैक्चर को हीलिंग करने के लिए मेडिसिन दे सकती हूँ, क्या वो कम्प्लीटली हील हो जाएगी? हाँ, वो कॉम्प्लीमेंट्री होम्योपैथी और एलोपैथी के साथ हील होगी। फिर मुझे फिजियो कराना पड़ेगा ताकि मूवमेंट ठीक हो, राइट? बट क्या आप बोल रहे हो एंड स्टेज किडनी फेलियर में आप सिर्फ होम्योपैथी पे जाओगे? तो आप गलत हो यहाँ पे। स्टार्ट एज में हाँ, आप कोशिश कर सकते हो कि कम हो जाए स्टार्टिंग एज पे, बट एंड स्टेज पे कुछ नहीं हो सकता। और मैं आपको ये भी बता दूं, मेरे फादर ने मुझे बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया था। मेरे ग्रैंडफादर के पास, दारजी के पास एक पेशेंट आता था जो होम्योपैथी का बहुत बड़ा फैन था, सिर्फ होम्योपैथी लूंगा, डायबिटीज़ के लिए कुछ नहीं लूंगा। मेरे ग्रैंडफादर ने उससे बोला कि सुनो, तुम एंड स्टेज पे हो, तुम्हारा होम्योपैथी से इलाज नहीं हो सकता, तुम बात समझने की कोशिश करो, तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें इंसुलिन लेना पड़ेगा। उसने इंसुलिन नहीं लिया, उसकी अल्टीमेटली हो गई डेथ। अब आप मुझे कहते हो एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, मैं ये गलत नॉलेज दूं कि नहीं तुम एंड स्टेज पे सिर्फ होम्योपैथी लो? नहीं, मैंने आपको क्या बोला, जो आपने डायबिटीज़ की भी बात बोली, मैं आपकी डोज कम कर सकती हूँ, है ना? और अगर डायबिटीज़ नहीं शुरू में हुई है, मैं उसको कम कर सकती हूँ। एंड स्टेज डायबिटिक को आप इंसुलिन नहीं दोगे, उसकी बॉडी यूज टू है इंसुलिन की लेने की, या बिल्कुल कहते ना फेटल कंडीशन हो गई है, आप नहीं दोगे, मर जाएगा इंसान। लीवर स्ट्रॉन्ग करने के लिए? हाँ, इसके लिए मैं देती हूँ, लिवेट देती हूँ, फैटी लिवर ठीक हो जाता है। लिवेट देती हूँ, बट एक्सरसाइज भी करनी उतनी ज़रूरी है, डाइट भी उतनी ज़रूरी है। कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है होम्योपैथी से। शुगर मैंने तो ट्रीट किए हुए हैं। ट्रीटमेंट्स ठीक हो जाती है, लाइफस्टाइल करेक्शंस होती हैं बहुत ज़्यादा, होम्योपैथी दवाइयाँ होती है, बट मैं दोबारा बता रही हूँ एंड स्टेज में ठीक नहीं होता है। हाई डोज ले रहे हो, मुझे 6 महीने लग जाएगा, 6 महीना आपके तो आराम से लग जाएगा, सिर्फ आपकी एलोपैथी कम करते करते। वो भी देखते हैं आपकी बॉडी में असर कितना होता है। बीपी, क्योंकि बीपी जिसको हो जाए वो आजीवन, ऐसा कहा जाता है कि एलोपैथी की दवा आजीवन खाना पड़ता है। हाँ, खाना पड़ता है। एक बार आपको हो गया बीपी हाई, आपको खानी पड़ती है। और क्यों मैं बोल रही हूँ, अब यहाँ पे मैं बोलूँ, बीपीएड आती है, वैक्सीन में बीपीएड आती है, अच्छी मेडिसिन है, चलती भी है, रिजल्ट भी है। प्रॉब्लम, अब किसी को हाई बीपी हो रहा है, ठीक है, और उसकी बॉडी को बीपी की मेडिसिन लेने की आदत है, मैं उसे बोलूँ कि तू बीपीएड ले, दिस इज अ पोटेंशियली फेटल कंडीशन। हाई बीपी हो जाएगा, आपकी फट जाएगी ब्लड वेसल, आपको इमीडिएटली वहाँ हैमरेज हो जाएगा, आपकी डेथ हो सकती है। आप में ये मिसगाइडेंस होती है, पता है, ये बहुत ज़्यादा, कि होम्योपैथी है, अच्छा बीपी के लिए ले लो। मैं बीपी की मेडिसिन तभी इसलिए सोच समझ के देती हूँ कि पहले लाइफस्टाइल ठीक करो, लाइफस्टाइल करेक्शंस करो, फिर जाके कहते हैं ना बाकी चीज़ों पे आओ। अब लोगों का क्या है, बीपी हो रहा है, हाई हो रहा है, एलोपैथी भी ले लेंगे, होम्योपैथी भी ले लेंगे, 100 चीज़ें कर लेंगे। नहीं, कम टू अ डॉक्टर ना, लेट द डॉक्टर गाइड यू। बट मैं कभी भी सिर्फ
होम्योपैथी नहीं देती पीपी में। मैं उनको बोलती हूँ आप एलोपैथी ले रहे हो, सपोर्टिंग मेडिसिन रहता है, सपोर्टिंग कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री। प्रेगनेंसी के दौरान जो चिड़चिड़ापन है, हाँ होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है, मैंने देखा है। और डाइजेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कुछ भी खा लेते हैं हल्का फुल्का, और डाइजेशन उसका क्या है? होम्योपैथी में अगर डाइजेशन के लिए आपको कुछ चाहिए तो डाइजीएड आती है, DIGE, बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है, पूरी तरह से ठीक हो जाता है। B2 ड्रॉप्स भी हैं, बहुत अच्छे, ठीक हो जाता है इंसान। तो कुल मिला के होम्योपैथ को माने कि हाँ, होम्योपैथ जो मिथ है वो मिथ को दूर करता है कि नहीं, आपकी सारी बीमारियां दूर हो सकती हैं, बशर्ते कि आप सही डॉक्टर के पास जाएं, सही होम्योपैथ के पास जाएं। सही होम्योपैथ के साथ जाएं, के पास ज़रूर जाएं। बट मैं एक चीज़ बोलूँगी, होम्योपैथी में ना बोला जाता है परमानेंट क्योर। परमानेंट क्योर इज़ वेरी क्वेश्चनेबल टुडे। इसका हिंदी में अर्थ है दैट परमानेंट क्योर आजकल के ज़माने में एक बहुत बड़ा अपने में प्रश्न है। क्यों? परमानेंट क्योर का मतलब क्या है कि आज के बाद कभी भी आपको कोई बीमारी नहीं होगी। तो क्या हुआ, सोराइसिस जो 20 साल पहले ठीक हुआ था, कोविड के इंजेक्शन लिया वापस आ गया, फिर परमानेंट क्योर तो नहीं हुआ ना। नहीं। फिर तो आप मुझे कह रहे हो 10 साल पहले किसी का स्लीप इशू ठीक हो गया था और अब उसको स्लीपलेसनेस शुरू हो गई है, इंसोम्निया शुरू हो गया है, तो परमानेंट क्योर है? नहीं। परमानेंट क्योर मैं अभी भी कहूँगी एक बहुत ही क्वेश्चनेबल चीज़ है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल बदल गई है पहले से। पहले परमानेंट क्योर का मतलब था ठीक है कर लिया, सोराइसिस था, स्किन प्रॉब्लम थी, ठीक हो गई, चलो 10 साल नहीं होगी। आज कितनी चीज़ें हो गई हैं, कोविड की प्रॉब्लम हो गई थी, इंजेक्शंस लग रहे हैं, बिल्कुल सोचे ना समझे इंजेक्शन लगा लो, स्ट्रेस कितना बढ़ गया है। फिजिकल एक्टिविटी कहाँ है लोगों की, लोग चल रहे हैं, कौन सा इंसान आज एक्सरसाइज कर रहा है? वो सीधा जाता है जिम, डंबल उठाता है, प्रोटीन पाउडर लेता है और बोलता है मैं एक्सरसाइज करूंगा, उसी टाइम उसको हार्ट अटैक आ जाता है। कभी सोचा कि कितना गलत उसने काम किया? हमें ना एक्सरसाइज में हमेशा सिखाते थे कूल डाउन आफ्टर एक्सरसाइज, और मैं ना मैं स्पोर्ट्स कैप्टन थी स्कूल में और मैं इग्नोर मारती थी। मेरे टीचर ने मुझे समझाया कूल डाउन का मतलब होता है कि जो आपकी बॉडी, आपके हार्ट रेट बढ़ गया है, आपकी बॉडी एक अलग पोजीशन पे है, उसको कूल डाउन करना जरूरी है। नहीं करोगे इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, जो जिम वगैरह में नहीं होता। वार्म अप थोड़ी करता है आजकल। ये अचानक से खबर भी बहुत सारी आए थे कि जिम में लोग मर रहे हैं, हार्ट अटैक्स। लोग आजकल वार्म अप भी नहीं करते ना, सीधा ट्रेडमिल जाओ, डंबल करो, ढा। पता है हमारे ना एक ना बुक में लिखा था हार्ट अटैक होता है वन ऑफ द इटियोलॉजीज रीजन शॉवल करने से स्नो में। मैंने कहा शॉवल करने से स्नो में हार्ट अटैक? तब उन्होंने मुझे बात समझाई, शॉवलिंग इन द स्नो रिक्वायर्स फिजिकल एनर्जी। फिजिकल एनर्जी चाहिए ना शवल करने के लिए, बिल्कुल स्नो निकालने के लिए। अब आप जा रहे हो जी अपने घर के कंफर्ट से, गरम गरम कोजी, बाहर जा रहे हो, टेम्परेचर चेंज हुआ, फिजिकल एक्सर्शन हुई, हार्ट पे प्रेशर पड़ा, प्रॉब्लम होगी नहीं होगी? उसका रीजन था बुक में, मैं आज तक नहीं भूल सकती। जो सेम रीजन मैं यहाँ अप्लाई करती हूँ, फिजिकल एक्सर्शन गोइंग फ्रॉम 0 to 100 विदाउट वार्मिंग अप, विदाउट गिविंग योर बॉडी टाइम, विदाउट रिलैक्सिंग, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और प्रोटीन पाउडर ऊपर से और ले लो। अब एट लास्ट जो होम्योपैथी की श्वेता बच्चन है, वो तानिया बख्शी हमारे व्यूअर से क्या कहना चाहेगी? ऐसे हूँ तो मैं अभिषेक और श्वेता बच्चन से कम नहीं, बट थैंक यू। बट मैं किसी से भी कंपेयर नहीं करना चाहूँगी। बट आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी दैट कोशिश करो, जितनी कोशिश कर सकते हो अपने आप को नॉलेजेबल रखने की। पॉडकास्ट वाला के साथ साथ बाकी और हर पॉडकास्ट अपने आप स्टडी करो और सीखो कि क्या गलत है क्या सही है मेरे लिए। बार बार से वही चीज़ें नहीं अपनाओ जो इतने टाइम से घर पे कर रहे हो, चाहे वो ब्रेड पकौड़े खाने हो सुबह सुबह उठ के, और शाम को रोटी, और दिन में बाहर जाना, ऐसी चीज़ें ये अपनानी बंद करो। अपने आप को एजुकेट करो कि क्या सही है क्या गलत है। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, मुझे क्या लेना चाहिए, मेरे लिए कितना डेयरी सेफ है, कितना डेयरी सेफ नहीं है। मैं बच्चों को कैल्शियम के लिए क्या दे सकती हूँ, दूध सिर्फ सोर्स नहीं है कैल्शियम का। माँ को ये पता होना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए उन्हें कि खाने में और क्या मिलाएं। तो बस ऐसे ऐसे माएँ आती हैं, मेरा बच्चा फ्रूट नहीं खाता, दाल नहीं खाता, वेजिटेबल नहीं खाता, उसको आप बताओ हाइट कैसे बढ़ेगी? क्या जवाब दोगे आप? मेरा बच्चा सिर्फ ब्रेड खाता है, रोटी खाता है और सेरेलैक खाता है, उसको कॉन्स्टिपेशन है, क्या जवाब दोगे आप? कुछ नहीं दे सकते। अपने आप को एजुकेट करो पहले, और ये देखो कि क्या सही है क्या गलत। एजुकेट करने के लिए भी सोर्सेस सही ढूंढो। उन लोगों के पास जाओ जिनके पास डिग्री है, जो अपनी साइंस को बैक कर सकते हैं। सिर्फ उन लोगों के पास नहीं जो सिर्फ बोल सकते हैं।
तानिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है कि जो दर्शक देख रहे होंगे उनको बहुत जानकारियां मिली होंगी और इधर जाके कहीं से दवा खाने वाले लोग भी देख रहे होंगे तो उनको समझ में आएगा कि कितना खतरनाक हो सकता है इस तरह के दवा खाना। और सबसे बड़ी बात आपने बताई कि अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना बहुत ज़रूरी है, साथ में न्यूट्रिशन भी, और साथ में न्यूट्रिशन भी, तो अपने आप चीज़ें सही हो जाएंगी। और उसके बाद भी अगर कुछ दिक्कत है तो तानिया से संपर्क कर सकते हैं आप। इनके इंस्टा पर मैसेज करें और आपको रिप्लाई आएगा। जो भी आपकी समस्या है, जो भी क्वेरी होगी, उसका जवाब मिलेगा। थैंक यू सो मच।